Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 8 civics, and the chapter's name is Why Do We Need a Parliament? So first of all, if you haven't watched the earlier two chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter. Why do we need a parliament? कि आखिरकार हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? तो पार्लियामेंट के बारे में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स पढ़े थे, और उन फीचर्स में से एक फीचर था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू काम करती है। अब आखिरकार ये पार्लियामेंट क्या है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना अहम हिस्सा क्यों है, क्यों हमारे देश के लिए पार्लियामेंट जरूरी है, ये सभी सवालों पर हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। We in India pride ourselves on being a democracy. तो हम भारतीय नागरिक होने के नाते अपने ऊपर मतलब बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो इस चैप्टर में हम किस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि किसी भी देश में या डेमोक्रेटिक देश में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना कितना जरूरी है लोगों का, राइट? साथ ही साथ क्यों किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो अपने सिटीजन्स का कंसेंट ले, उनकी सहमति ले। तो इन दोनों ही टॉपिक्स पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया? तो मान लो आप लोग पूरी फैमिली हो, आपके घर में मम्मी पापा और आप और आपकी बहन या भाई हैं, ठीक है? तो जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स क्या करते थे, सारे डिसीजंस खुद ले लेते थे। भाई कहाँ पे घूमने जाना है आपसे पूछा ही नहीं जाता था, पेरेंट्स खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि भाई वहां पे जाएंगे, ठीक है? पेरेंट्स ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि बच्चों को जू लेके चलते हैं। भले ही आपका मन भी ना हो, आपको जानवरों में फिलहाल इंटरेस्ट भी ना हो, आपको तो बीच देखने हो, माउंटेन्स देखने हो, कुछ और इंटरेस्ट हो, है ना? बट पेरेंट्स ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब हम कहाँ जाएंगे घूमने, जू देखने जाएंगे, पास ही में एक जू है वहीं पे देखने चले जाएंगे, ऐसे वहां पे घूम के आएंगे, पिकनिक बना के आएंगे, राइट? इसमें आपसे तो पूछा ही नहीं गया कि बच्चों आपको कहाँ जाना है, मतलब डिसीजन मेकिंग में आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, है ना? आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ये डिसाइड करने में कि भाई हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। बट फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप थोड़े समझदार हुए, पेरेंट्स को भी लगा कि चलो बच्चों से पूछ लेते हैं। तो अब आप जब आप बड़े हो गए, 8th क्लास में हो गए हो, है ना? तो अब आपसे पेरेंट्स क्या पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ, जैसे अभी तो सर्दियों की छुट्टी आने वाली है ना, तो सर्दियों का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सर्दियां आने वाली हैं, तो आपको जाना है कहाँ पे, सर्दियों की छुट्टी के लिए जाना है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि केरला, कर्नाटका, इन जगहों पे जाके घूम के आए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहां पे जो है इतनी सर्दी नहीं होती, वहां पे मौसम सही रहता है, तो ऐसी जगह पे घूमने चलते हैं, राइट? पर आप कहते हो नहीं मम्मी, यहाँ पे नहीं, मतलब केरला कर्नाटका में अभी नहीं, हम मुंबई घूमने चलते हैं, मुंबई जो है सपनों का शहर कहते हैं, वहां पे घूमने चलते हैं, वहां पे जाएंगे, ठीक है? वहां पे भी मौसम नॉर्मली रहता है, वहां पे भी इतनी सर्दी नहीं होती, ठीक है? तो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है चलो मुंबई चलते हैं, राइट? मतलब कि अब आपने जो डिसीजन लिया, मतलब आपके घर में जो डिसीजन लिया गया उसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी। अब आपसे पूछा गया, अब आपकी सहमति ली गई कि भाई घूमने चल रहे हैं, पेरेंट्स ने भी अपने मत रखे, अपने ऑप्शंस रखे कि भाई हम यहाँ सोच रहे हैं, आपने भी अपना ऑप्शन रखा, और जो भी सबको पसंद आया वो आखिरकार चूज कर लिया गया कि हाँ भाई हम यहाँ घूमने जा रहे हैं। मतलब कि इस बार आपकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन थी। तो यही है पूरे देश का भी सिस्टम, मतलब कि जब पूरे देश के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग में, कि ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है वो कोई भी डिसीजन ले रही है वो अपनी मर्जी से नहीं ले रही, गवर्नमेंट जो है वो लोगों का पार्टिसिपेशन भी करवा रही है। मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है उसमें जो आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? इसी तरीके से किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए भाई, सिटीजन्स का कंसेंट होना चाहिए, सिटीजन्स की सहमति होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, वो कोई ऐसा जैसे लॉ ले आई जिससे कि सिटीजन्स जो है वो खुश ही नहीं है, तो क्या वो जो गवर्नमेंट है वो उस लॉ को पास कर पाएगी, लागू कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जरूरी है कि सिटीजन्स की सहमति भी हो। अब ये सिटीजन्स की सहमति कैसे मिलेगी भाई, हम तो
130 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, मतलब इतनी जनसंख्या हमारे देश में है। इतने सारे लोगों के पास एक एक जाके तो पूछा नहीं जा सकता कि आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या क्या कहना है। 100 करोड़ लोगों के पास आप पर्सनली जा जाके तो नहीं किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते कि आपका क्या कहना है, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं देश में किस तरीके से डेवलपमेंट हो। क्या ये पॉसिबल है? सो इज इट रियली पॉसिबल टू गो एंड आस्क ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन व्हाट दे वांट? नहीं है। तो क्या सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों का पार्टिसिपेशन होता है? जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक एक पर्सन के पास जाके पूछें, फिर किस सिस्टम के थ्रू ये जो कंसेंट है, ये जो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो लिया जा रहा है? ऐसा क्या सिस्टम है? तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, राइट? It is these elements that together make us a democracy and this is best expressed in the institution of parliament. तो ये जो दो एलिमेंट्स की बात की हमने, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कैसी होनी चाहिए? ऐसी जिसमें कि सिटीजन्स का कंसेंट हो, सभी सिटीजन्स का कंसेंट और सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये दो चीज है वो हमको क्या बनाती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। और यूं कहीं ये जो दोनों ही काम है, डिसीजन मेकिंग हो गया और कंसेंट ऑफ सिटीजन हो गया, ये किसके थ्रू होता है? ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ठीक है? मतलब इन दो कॉन्सेप्ट में, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में जान कौन फूक रहा है? उन्हें हकीकत में जो है लोगों की लाइफ में ला कौन रहा है? पार्लियामेंट ला रही है। कैसे ला रही है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी in this chapter. We will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. So इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से लोगों को मदद करता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए और किस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं कि गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेने हैं, गवर्नमेंट को किस चीज पे काम करना है, नहीं करना है। ये सभी तरीके के जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल लोग कैसे कर पाते हैं। जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल बन के आती है और एक बहुत ही की फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमने तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर है ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही समझ लिया था कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आप देखोगे कि इसमें लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी का जो सिंबल है, अगर आप बोलो इंडियन डेमोक्रेसी तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्लियामेंट के थ्रू। तो क्यों पार्लियामेंट जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का इतना इंपॉर्टेंट सिंबल है? तो देखो, सबसे पहले तो ये जो फोटो है इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारी पार्लियामेंट है और देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं और लोगों ने इस पार्लियामेंट की छत को हाथों से उठाया हुआ है, हाथों से सपोर्ट किया हुआ है। तो देखो, किसी भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग किस पे टिकी होती है? कोई भी बिल्डिंग पिलर्स पे। बिना पिलर्स के बिल्डिंग टिकी नहीं पाएगी, गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट के पिलर्स कौन बने हुए हैं? जनता बनी हुई है, आम लोग बने हुए हैं। मतलब कि पार्लियामेंट जो है किस पर टिकी हुई है? लोगों पर टिकी हुई है। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है? लोग हैं। लोग पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों ने पार्लियामेंट को बनाया हुआ है, राइट? तो इस तरीके से। और देखो, डेमोक्रेसी का सबसे अहम हिस्सा क्या है? डेमोक्रेसी का मेन जो इसेंस है वो क्या है? लोगों का पार्टिसिपेशन। दैट द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है और वो इस पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से जो है सिग्निफाई होता है। सो दैट इज व्हाई द पार्लियामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? और ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। व्हाई शुड पीपल डिसाइड? सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे मेन हिस्सा, दो मेन हिस्से जो हैं वो क्या होते हैं? कि सबसे पहला, लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से काम करती है, लोगों की सहमति से काम करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू डिसाइड, कि लोगों को डिसाइड क्यों करना है? व्हाई शुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग? व्हाई शुड गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ पीपल? आखिर क्यों? सो इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये तो हम सबको पता है कि इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली।
Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. अब ये जो हमारी आज़ादी है, जो कि हमें 15 अगस्त 1947 में मिली, वो किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दी। ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरीके से थाली में सजा के हमें आज़ादी नहीं प्रदान की थी, बल्कि इसके पीछे, इस आज़ादी को पाने के पीछे लोगों का स्ट्रगल था, लोगों का संघर्ष था, और उस संघर्ष में हमारे देश के अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. तो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब कि देश के अलग अलग वर्ग के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन किया। आदमियों ने, औरत ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, सभी लोगों ने, अमीरों ने, गरीब ने, सब ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। और इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या हुआ, हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन ही इसलिए किया था क्योंकि वो आजादी का जो आइडिया था, आजादी के बारे में सोच के ही वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है, अब वो आजादी पाना चाहते थे। इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग की बातें सोच के अब वो इंस्पायर हो गए थे, वो ये सब चीजें करना चाहते थे, इक्वालिटी देश में लाना चाहते थे और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्योंकि वो ये सभी चीजें चाहते थे, इसीलिए दे जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल। So under the colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो अपनी मर्जी चलाते थे, और उस टाइम पे जो आम जनता होती थी वो बड़े ही डर में रहती थी कि अगर ब्रिटिशर्स के किसी भी डिसीजन के खिलाफ अगर वो लोग चले गए तो उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। मतलब कि ब्रिटिशर्स के टाइम में गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल होता था, उस टाइम पे कोई सोचता भी नहीं था, राइट। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। तो जो लोग हैं उन्हें बड़ा ही खतरा रहता था अगर वो किसी डिसीजन को, गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते थे तो उन्हें उनकी एक तरीके से जान का खतरा रहता था। उन्हें खतरा रहता था कि भाई उनके ऊपर ब्रिटिशर्स कोई एक तरीके से उनपे अत्याचार ना करें, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते थे, ऐसे डिसीजंस रहते थे जिनको हमारे लोग पसंद नहीं करते थे, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स का इतना खौफ था, इतना डर था, तो लोग उन डिसीजंस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, बट जैसे ही फ्रीडम मूवमेंट आई, जैसे ही आजादी के लिए जो आंदोलन चला, उसकी वजह से ये जो सिचुएशन थी कि लोग ब्रिटिशर्स के डिसीजंस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे, इस सिचुएशन में चेंज आया। फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ अब लोगों में ये हिम्मत आ गई थी, लोगों को लगने लगा कि हाँ वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनके डिसीजंस के खिलाफ जो है वो बोल सकते हैं। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद थे, जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ले रहे थे, अब वो लोग धीरे धीरे करके ओपनली, मतलब कि खुले तौर पे सबके सामने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को, उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी निंदा करने लगे और अपनी डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखने लगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. So 1885 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ये डिमांड करी थी कि जो लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। मतलब कि जो बॉडी डिसीजन मेकिंग कर रही है, जो लोगों के लिए, पूरे देश के लिए डिसीजन ले रही है, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं। वरना क्या होगा, जो ये लेजिस्लेचर में लोग बैठे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जनता के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते जाएंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड क्यों की नेशनल कांग्रेस ने, ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जनता की बात को पहुंचा सकें और डिसीजन मेकिंग में लोगों का एक तरीके से पार्टिसिपेशन हो पाए। मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी बात को सुना जाएगा, लोगों के भले के लिए काम किया जा सकता है, राइट। और उन्होंने क्या बोला कि भाई एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, दूसरा बजट में डिस्कस करने के लिए उनके पास राइट होना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने का राइट होना चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो बजट की डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अब बजट क्या होता है, तो देखो जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको 50 रुपए मिले, तो आप ये डिसाइड करते हो ना कि उस 50 रुपए को किस तरीके से खर्च करना है। आप ये सोचते हो कि भाई 10 रुपए का मैं चिप्स, कुरकुरे ये सब खाऊंगा, 10 रुपए का मैं पेन लूंगा, 10 रुपए जो है मैं किसी के लिए गिफ्ट ले लूंगा, है ना, 20 रुपए जो है वो मैं अपना सेविंग करके रखूंगा, कभी बाद में जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से यू डिसाइड where you have to spend your 50 rupees or your whatever pocket money is. So similarly,
जो गवर्नमेंट होती है, जो एक देश होता है, उसके पास भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी रहता है और वो ये डिसाइड करता है कि उस पैसे को वो किस तरीके से खर्च करने वाला है। तो उस पूरी प्लानिंग को हम बजट कहते हैं, राइट। तो बजट मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है राइट मांगा कि इलेक्टेड मेंबर्स हों और वो इलेक्टेड मेंबर्स बजट के जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब बजट के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बजट में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा हम किस पे लगाने वाले हैं। तो जैसे हमारा देश जो है वो फार्मर्स कृषि प्रधान देश है ना, उस टाइम पे तो और ज्यादा था। तो अगर जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसमें कि फार्मर्स का भला ही नहीं हो रहा है, फार्मर्स की बात ही नहीं की जा रही है, उनके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको दिक्कत आएगी, राइट। तो अगर बजट के डिस्कशन में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो वो अपने लोगों का, अपने फार्मर्स के हित में बात कर पाएंगे कि भाई हमारे फार्मर्स के लिए इतना पैसा रखो, उनके ऊपर हम इतना खर्च करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ बजट मेकिंग। और क्वेश्चंस पूछना मतलब कि भाई गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके खिलाफ हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसका क्या फायदा रहा, क्या रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने का राइट उन लोगों ने मांगा 1885 में। The Government of India Act 1909 allowed for some elected representations. So जो Government of India Act 1909 में आया उसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है अलाउ कर दी गई कि कहीं कहीं पे इलेक्शंस होंगे और वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो निकल के आएंगे और लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करेंगे। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. अब जो 1909 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने कुछ जगह पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन तो अलाउ कर दी थी, बट वो उन्होंने बड़े ही खुश होके नहीं की थी। वो तो ये जो इन लोगों ने अलाउ किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, वो तो नेशनलिस्ट की बढ़ती डिमांड के कारण किया कि जो नेशनलिस्ट थे, जो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जब वो बहुत बड़े लेवल पे आवाज उठाने लगी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक तरीके से दबाव में आकर उसने ये अलाउ किया कि ठीक है, कुछ जगह पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हम अलाउ कर देते हैं। बट ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन अलाउ हुई, इसमें लोगों को, जो पूरे सभी अडल्ट्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट, कि जितने भी अडल्ट्स हैं, ऐसा नहीं कहा कि भाई सभी अडल्ट्स जो हैं वो वोट दे पाएंगे, ये चीज नहीं थी। और ना ही उस टाइम पे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। मतलब कहने को तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आ गया था थोड़ा बहुत, बट स्टिल जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो अपने वोट देने के उसमें नहीं थे, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो वोट दे पाए। कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, सभी को नहीं मिला था। So as you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making. So हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आई थी, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अब इतनी क्लियर हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स का जो दौर है वो उन लोगों ने देखा था, पूरे जो देशवासी हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स वाला टाइम जो है वो एक्सपीरियंस किया था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इतनी क्लियर हो चुकी थी कि भाई ऑटोक्रेसी तो हमारे देश में नहीं आएगी। ऑटोक्रेसी मतलब कि जब कुछ लोग ही पूरे देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसमें लोगों का जो मत है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो ऑटोक्रेसी का ही तो सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स अपने लेवल पे अपनी मर्जी से कुछ भी हमारे देश के लिए डिसाइड कर रहे थे और इसमें हमारे देश के लोगों की कोई सहमति थी ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इतनी क्लियर थी कि भाई हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, हमारा जो देश होगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसमें लोगों की बात को सुना जाएगा। साथ ही साथ उसी टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे सभी लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, औरतों ने, आदमियों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी ने, अमीरों ने, गरीब ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सब ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सबको देख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने पहला क्या सोचा कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, दूसरा कि सभी लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा। हम वोट के मतलब हम किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि सिर्फ अमीरों को वोट देने का अधिकार होगा या फिर सिर्फ मेल ही वोट दे पाएंगे, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, हम सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार देंगे। तो उस टाइम पे क्या कहा गया कि भाई 21 साल या उससे ऊपर वाले लोग, जो भी अडल्ट्स हैं, वो लोग वोट दे पाएंगे।
बट अब इस उम्र को कम कर दिया, मतलब आज 18 प्लस एज के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, राइट। तो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। तो जैसे ही हम एक आजाद भारत की बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो हमें ये पता था कि जैसे ही भारत को आजादी मिल जाएगी तो हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, हम एक फ्री देश के नागरिक हो जाएंगे। अगर देश इंडिपेंडेंट हो गया इसका मतलब हम भी उस इंडिपेंडेंट देश के नागरिक बन जाएंगे। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to the people's need and demands. अब जब हम कहते हैं कि भाई भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वो जो चाहे वो डिसीजन नहीं ले सकती। उसे लोगों की नीड्स का, लोगों की जरूरतों का, लोगों की डिमांड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लोगों के हिसाब से उनके हित में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होगा, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया, right? So the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the right to vote. तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो लोगों का सपना था, जिस तरीके के लोग सपने देख रहे थे अपने आजाद भारत को लेकर, जिस तरीके की एस्पिरेशंस थी फ्रीडम स्ट्रगलर्स के माइंड में, मतलब कि उन्होंने आजाद भारत को लेकर जो सपना सजाया था कि भाई हमारा जो इंडिपेंडेंट नेशन होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो किस तरीके का होगा, वो सभी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। अब हमें ये पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों का आइडिया है अपने देश को लेकर कि उनका देश कैसा होना चाहिए वो लिखा जाता है। तो हमारे देश में भी जैसे ही इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया कि फ्रीडम के दौरान जो भी लोगों ने सपने देखे हैं अपने देश को जिस तरीके का वो चाहते हैं वो सब उन्होंने लिखा। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो भी उसमें लिखा गया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। में ये तो समझ आ गया कि भाई लोगों को वोट देने का अधिकार कैसे मिला, किस तरीके से हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है वो आया। अब हम ये समझते हैं कि भाई लोगों को डिसाइड करना क्यों जरूरी है, क्यों लोग डिसाइड करेंगे। तो देखो, एक जैसे आप सभी घर में एक परिवार में रह रहे हो, और अगर आपके ऊपर कोई तीसरा पर्सन आके, किसी दूसरे फैमिली का पर्सन आके रूल करे, आपको बोले कि आपको यही काम करना है, इसी तरीके का खाना खाना है, इसी रूम में रहना है, इसी तरीके के कपड़े पहनने, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपको मतलब ऐसा घुटन महसूस होगी, यू विल नॉट बी हैप्पी लाइक दैट। तो मतलब आप क्या चाहोगे कि भाई मेरे को क्या पहनना है, किस तरीके का खाना खाना है, कहाँ मुझे जाना है, ये सब मैं खुद डिसाइड करूंगा, तुम मत मुझे बताओ। कोई तीसरा आके तुम्हें नहीं बताएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। तो तुम एज अ फैमिली, आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन सब मिलके आपस में डिसाइड करना चाहेंगे कि भाई घर में क्या होगा। आप किसी और से जाके जो है आप अपने दोस्त के घर जो पेरेंट्स है उनसे जाके नहीं पूछोगे कि अच्छा बताओ हम घर में क्या क्या करें, तो वो नहीं चाहते। इसीलिए हम ये चाहते थे कि हमारा जो आजाद देश होगा वो एक ऐसा देश है वो जो डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोगों के पास पावर है। और लोगों को हमने पावर क्यों दी? ताकि हमारे देश का हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो वर्ग है, हर एक इंसान है वो खुश रहे, उसकी बात को सुना जाए। एक ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड करें जिसमें कि लोगों का मत जो है वो सुना जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन है, जिससे कि सभी लोग अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला पाए। ऐसा ना हो कि उनको कोई दूसरा आके बता रहा है कि तुम अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ जिए। तो उस अपने हिसाब से लाइफ को जीने के लिए हमने क्या कहा, लोगों को ये राइट दिया कि वो वोट दे सकें, वो डिसाइड कर सकें कौन उन पे रूल करेगा, कौन उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेगा। और वो जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जो लीडर जिसे हम चुन रहे हैं, वो हमारे ही अकॉर्डिंग काम करेगा। हम किन मुद्दों पे चाहते हैं बात हो, किन एरियाज में हम चाहते हैं काम किया जाए, तो वो सब सुना जाए। इसीलिए लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लोगों के भले के लिए जरूरी है, पूरे नेशन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, किस तरीके से जो वोटिंग प्रोसीजर है वो चलता है। The takeoff point for a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. So democracy जो है वो शुरू ही कहाँ से होती है? वो consent of people से होती है, मतलब कि लोगों की सहमति से जो है डेमोक्रेसी एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरू होती है। कि डेमोक्रेसी का मेन इसेंस क्या है? लोग, लोगों की पावर, लोगों की सहमति, लोगों की इच्छा क्या है, लोग किस चीज पे काम करना चाहते हैं, लोग किस तरीके की चीजें अपने देश में चाहते हैं, इस चीज पे डेमोक्रेसी जो है वो टिकी हुई है। साथ ही साथ अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कंसेंट
मतलब कि सहमति पर पूरी डेमोक्रेसी जो है वो टिकी हुई है। और सहमति किस तरीके से, उसको और अच्छे से समझे तो लोगों की इच्छा क्या है और लोग जो हैं किस तरीके से गवर्नमेंट के काम को अप्रूव कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में लोगों की क्या पार्टिसिपेशन है, इस चीज पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अब यहाँ पे अप्रूवल मतलब क्या है कि लोग जो हैं जो भी काम गवर्नमेंट करेगी उसके साथ सहमत हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके साथ वो खुश हैं कि हाँ ठीक है, उसको अप्रूव कर रहे हैं, उसको सहमति दे रहे हैं। सो इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। सो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चुनी जाती है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, लोगों के डिसीजन से बनती है। और लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से काम करने वाली है। तो अभी ये चीजें आपको बड़ी ही टेक्निकल सी लग रही होंगी कि भाई क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं। इसको अभी हम और अच्छे से वोटिंग प्रोसीजर से समझेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो गवर्नमेंट को चुनते हैं और किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that, in principle, the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. तो जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी देश का जो अपने सिटीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है उस देश की, उस डेमोक्रेटिक कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो बिना लोगों की सहमति के काम नहीं कर सकता। उसे लोगों का ट्रस्ट जो है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी अच्छे से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाएगी। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो सहमति देते हैं, अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए। बट आखिरकार ये जो अप्रूवल है वो किस तरीके से दिया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रेड इज थ्रू इलेक्शंस। तो एक तरीका जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना अप्रूवल देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, वो है इलेक्शंस के थ्रू। People would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और जिस भी ग्रुप के सबसे ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं वो जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट बनाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप बोला हुआ है, आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो पार्टी। ठीक है, क्या होता है कि ये एक देश है, इस देश में काफी सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, राइट, इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, हम नेशनल मतलब जैसे हमें पीएम को चुनना है तो वो नेशनल लेवल के लिए हो गया, राइट। तो उसके लिए क्या होगा कि हर एक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक स्टेट का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ से लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा, इससे एक आएगा, इससे एक। अब यहाँ से लोग कैसे चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो क्या करेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये एक जो हिस्सा है उसको मैंने यहाँ ला दिया। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग थे, अडल्ट लोग जो 18 एंड उससे अबव हैं, वो क्या करेंगे, वो वोट देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन तो खड़ा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नेता बनने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग, काजू है, बादाम है और किशमिश है, ये 3 लोग जो हैं वो लोग खड़े हो रखे हैं इलेक्शंस में। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं वो अपने पसंदीदा को वोट देंगे। मान लो यहाँ पे 5 लोग थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोग थे, 5 लोगों में से एक ने इसे वोट दिया, एक ने इसे वोट दिया और एक ने फिर से इस वाले को वोट दे दिया, काजू को दे दिया। मतलब कि अभी 2 वोट आ गए काजू के पास, 1 वोट है किशमिश के पास, और 1 वोट किसी ने, मतलब 1 वोट जो अभी बादाम के पास है, और फिर से 1 वोट जो है किसी ने किशमिश को दे दिया। और फिर से क्या हुआ कि काजू को एक और वोट मिल गया, तो 3 वोट अभी हो गए काजू के पास, बादाम के पास 1 है, किशमिश के पास 1 है। तो सबसे ज्यादा वोट किसके पास है, काजू के पास। तो काजू जो है वो यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुना जाएगा, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो पार्लियामेंट में बैठेगा। अब होता क्या है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो पर्सन्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो नॉर्मली किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग बिना किसी पार्टी के भी खड़े होते हैं, बट वो बहुत कम देखने मिलता है। तो नॉर्मली जैसे आपने सुना है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है, ये सब ऐसी पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो गए हैं एंड दे वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब इन पार्टीज के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं,
तो काजू जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से आता है, मान लो काजू बीजेपी से आता है, और बादाम कांग्रेस से है, और किशमिश जो है वो आम आदमी पार्टी से है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टी के से ये जो लोग हैं वो खड़े होते हैं इलेक्शंस में। अब जीत कौन गया? काजू जीत गया। अब इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे ए बी सी डी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनमें से ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं वो बीजेपी के हैं, राइट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए अभी बीजेपी ले रही हूँ, आप कोई भी अपनी पसंदीदा पार्टी कुछ भी रख लो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के साइड में है या पोजीशन में है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आप ताकि फेमिलियर रहो, क्योंकि आप नॉर्मली इन पार्टीज का नाम सुनते हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट। सो मान लो 50 या 51 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, राइट। उनमें से 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ऐसे लोग थे जो जीत के आए वो बीजेपी को बिलोंग करते थे। 11 जो लोग थे वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे, और 10 जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से टोटल क्या हो गए हमारे पास 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ गए, और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से 30 लोग बीजेपी के हैं, 11 लोग जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 10 लोग आम आदमी पार्टी के हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम लोग किस पार्टी से, किस ग्रुप से निकल के आ रहे हैं, बीजेपी से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो बीजेपी है, ये जो पार्टी है जिसके मैक्सिमम लोग इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, ये लोग अब गवर्नमेंट बना लेंगे, मतलब कि बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो दूसरे लोग जीत के आए हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो बीजेपी बनाएगी, बट बाकी जो लोग हैं वो लोग भी पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, वो लोग भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन कराने में हेल्प करते हैं, लोगों को ये पावर देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए। और देखो हमने ये देखा कि बीजेपी ने जो है वो गवर्नमेंट बनाई, और ये जो इलेक्शन हुए थे वो किस लिए हो रहे हैं भाई? नेता को चुना जाएगा, पीएम को चुना जाएगा। तो ये जो 30 लोग हैं जो बीजेपी को बिलोंग करते थे, ये लोग आपस में, या ये जो पार्टी है, ये आपस में डिसाइड कर लेगी कि कौन ऐसा पर्सन है जो कि हमारा पीएम बनेगा। वो किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को पीएम बना देंगे, पीएम के लिए खड़ा कर देंगे। तो देखो आप डायरेक्टली, जो लोग हैं इलेक्शन में, वो डायरेक्टली पीएम को नहीं चुन रहे हैं, कोई भी पीएम को वोट नहीं देता है, मतलब कि वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट मिलेगा बट वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेगा। जैसे कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वाराणसी है, तो वाराणसी के लोग जो हैं वो मोदी जी को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं डायरेक्टली, बट बाकी जो लोग हैं वो डायरेक्टली मोदी जी को नहीं चुन रहे। और वहां पे भी, वाराणसी में भी, मोदी जी को पीएम के लिए नहीं चुना जा रहा है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुना जा रहा है, वहां के जो सांसद हैं उसके लिए चुना जा रहा है। अभी भी वहां पे पीएम के रूप जो पोजीशन है उसके लिए नहीं चुना जा रहा। सो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो अपने 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 एमपी को, अपने अपने एमएलए को चूज करने के लिए वोट देते हैं, और अल्टीमेटली जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीत के आते हैं वो पार्टी डिसाइड करती है कि कौन एमपी, कौन पीएम या फिर सीएम बनने वाला है। So the parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. अब हमने देखा कि 30 लोग बीजेपी के थे, 11 लोग कांग्रेस के थे, 10 लोग आम आदमी के थे। अब ये सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में ये लोग बैठेंगे। अब गवर्नमेंट किसकी बनी है? बीजेपी की बनी है, बट ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मिलके गवर्नमेंट को गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, लोगों के मुद्दे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट के आगे रखेंगे, और इस तरीके से वो गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि क्या काम करना है, उसे कंट्रोल करेंगे, उसे गाइड करेंगे, राइट। सो इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं। देखो ये लोग जो 30 लोग चुन के आए, जिनकी वजह से आगे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वो आखिर चुन के कैसे आए? उन्हें लोगों ने ही तो चुना, मतलब लोगों की सहमति थी इन्हें चुनने की, लोगों की सहमति थी इन्हें जो है एमपी बनाने की, लोगों के पसंद थे ये लोग, मतलब कि लोगों ने अपना डिसीजन लिया, अपनी सहमति दिखाई इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने में, और बाद में ये रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? अपने और मेन लीडर को, पीएम को चुन लिया, राइट। मतलब कि मेन जो बात है वो कहां से शुरू हो रही है? लोगों से, कि लोगों ने वोट दिया, मतलब कि लोगों के हाथ में पावर है, और इस तरीके से लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं? वो लोगों के मुद्दों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जाके लोगों से बात करेंगे कि बताओ आप लोगों को क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ पे काम करवाना है। इस तरीके से वो अपने लोगों से बात करेंगे और उनकी बात वो आगे
पार्लियामेंट में पहुंचा देंगे कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं, ये चीजें हमें चाहिए, ये इन चीजों पे हमें काम करवाना है। तो इस तरीके से वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने लोगों के मुद्दों को रख देंगे। तो जो भी लोगों का डिसीजन रहेगा, जो भी लोगों की मांग रहेगी, उसको रिप्रेजेंटेटिव आगे रख सकता है। इसी तरीके से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। सो आप ये फोटो देख सकते हो, इसमें हाथी के ऊपर कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने कुछ सामान जो है वो ले रखा है। So this photo shows election staff using an elephant to carry polling materials and EVMs to polling stations located in difficult terrain। मतलब कि ये लोग क्या हैं, ये इलेक्शन स्टाफ है, मतलब ऐसे गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं और ये लोग हाथी की मदद ले रहे हैं ताकि जो इलेक्शन का पूरा सामान है, ईवीएम मशीन्स हो गई, पोलिंग मटेरियल हो गया, उनको मतलब ऐसी मशीन है जिनमें लोग वोट देंगे, उनको ऐसी जगहों पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो कि आसानी से जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे रोड वगैरह इतना आसानी से नहीं है, घने जंगल हैं, ऐसे जैसे कुछ गांव हैं जो कि घने जंगलों में हैं जहाँ पे आसानी से रोड वगैरह नहीं बने हुए। तो इस तरीके से जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आसानी से लोगों का पहुंचना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगहों के लिए देखो इस तरीके से हाथी को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईवीएम या फिर जो दूसरे मटेरियल्स हैं इलेक्शन के वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो आप इंपॉर्टेंस जो है वो इलेक्शंस की समझ सकते हो। The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook। तो हमने क्लास 6th और 7th में भी इलेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने जो पंचायत वगैरह हैं वो कैसे चुनी जाती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके बारे में पढ़ा था। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है हमने वो पढ़ा था। तो ये जो इलेक्शन वाला प्रोसीजर है ये सब हम बहुत डिटेल में अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, किस तरीके से चुने जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में पढ़ाया है, ये आप पहले भी जो है पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छा है, मैंने आपको वापस से जो है बता दिया है, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप अच्छे से ही कनेक्ट कर पाओगे। So you are familiar with how representatives are chosen at different levels of government। तो आपको पता है कि किस तरीके से representatives को चुना जाता है different levels of government में। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, नीचे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो आपके पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी ये सब हो गए, दूसरा है स्टेट लेवल गवर्नमेंट और तीसरा है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। तो इन तीनों ही लेवल में अपने अपने इलेक्शंस होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। तो हम ये नीचे दी गई एक एक्सरसाइज करेंगे और इसके थ्रू हमारा जो भी हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन को लेके, इलेक्शंस को लेके, उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। Use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected। तो ये तो हमने डिटेल में पढ़ ही चुका है कि भाई एमएलए कौन होता है। एमएलए जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अभी इसको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें और अच्छे से मैं बताऊंगी कि एमएलए कौन होता है। तो एमएलए जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उसका वो एरिया है जिसके लोगों ने उस एमएलए को चुना है। तो चुना है मतलब कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसे कैसे चुना जाता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो उसको वोट देते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो एमएलए बन जाता है। Discuss with your teacher the difference between a state legislative assembly, विधान सभा एंड पार्लियामेंट। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के बीच में डिफरेंस बोला है। तो हमें पता है कि 3 लेवल पे जो हैं वो इलेक्शंस होते हैं। तो स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो मेंबर्स चुन के जाते हैं वो बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो मेंबर्स इलेक्शन जीत के आते हैं वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, जिसे हम लोकसभा कह रहे हैं। पार्लियामेंट के भी 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये 3 बॉडीज होती हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो जिन लोगों को हम डायरेक्टली वोट देके चुनते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोग सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस में वो लोग जाके बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और जिन लोगों को हम डायरेक्टली चुनते हैं स्टेट इलेक्शंस में, वो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग बैठ रहे हैं जिन्हें हम स्टेट लेवल पे चुन रहे हैं, और इनमें जिन लोगों को हम चुनते हैं वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और जिन लोगों को हम पार्लियामेंट में चुनते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है।
फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो अलग अलग बटे हुए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अच्छे से डिफाइन करता है कि किन किन एरियाज पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, किन किन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और किन एरिया पे दोनों ही काम कर सकते हैं। तो ये हम जो है डिटेल में अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें बताना है कि ये वाला जो काम है वो स्टेट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। तो चाइना के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने हैं, मतलब कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो अपने रिलेशंस हैं वो बेटर करने हैं किसी कंट्री के साथ। तो ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। द डिसीजन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि क्लास 8 के लिए जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसे वो कैंसिल कर दे, उसे अब आगे से बंद कर दे। राइट, तो ये जो डिसीजन है वो कौन लेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो ऐसा एरिया है जिसपे कि सेंट्रल भी काम कर सकता है और स्टेट भी काम कर सकता है। तो जो मध्य प्रदेश है वो एजुकेशन के एरिया में अपने स्टेट में कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। तो रेलवे वाला जो सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अजमेर से मैसूर के बीच में अगर कोई दूसरा नया कनेक्शन लाना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज नोट। अब ये तो हमें पता ही है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो किसने अनाउंसमेंट की थी? मोदी जी ने की थी ना। तो मोदी जी जो है वो पीएम है, मतलब कि नेशनल लेवल पे बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के मुद्दों पर काम करती है। डिमोनेटाइजेशन मतलब कि पुराने नोटों को बंद कर देना और एक नया नोट जो है वो ला देना। तो अगर नया 1000 का नोट कोई इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो ये नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, इनको इस्तेमाल करके हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बन रही है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग जो हैं वो जनता के द्वारा चुन के आए हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। देखो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना क्या हो जाएगा कि आपसे हर एक चीज के लिए पूछा जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे रोड बनाना है, बनाए या नहीं बनाए, यहाँ पे जो है नया स्कूल खोलना है, खोले या ना खोले। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 130 करोड़ अगर जनता है तो 130 करोड़ लोगों से जाके तुम पूछो कि भाई आपका इस मुद्दे में के बारे में क्या कहना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हम सिस्टम किसका अपनाते हैं? रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अपनाते हैं कि एक एरिया के लोग वोट देके किसी पर्सन को चुनेंगे और ये पर्सन इन सभी की राय को समझ के, इन सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा। तो मतलब एक एक पर्सन से जाके तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इस ए पर्सन से जाके बात कर सकते हो। तो लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इस ए पर्सन के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। दीज MLAs मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो जो लोग चुन के आते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं और ये जो MLAs हैं वो पूरी जनता के लिए डिसीजंस लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. तो आजकल कोई भी गवर्नमेंट को हम तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जब तक कि वो अपने लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देती, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देती। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सभी अडल्ट्स, मतलब कि चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, अगर वो पर्सन 18 और उससे अबव एज का है तो वो वोट दे सकता है। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है वो अलग अलग देशों में देखो ये जो एज है वो अलग हो सकती है, हमारे देश में ये 18 है, राइट। तो जितने भी अडल्ट हैं अगर वो वोट दे सकते हैं तो उस सिस्टम को हम कह रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसके बिना किसी भी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो अगर आप किसी भी देश को डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहां के जितने भी लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उन्हें ये राइट देना होगा कि वो वोट दे सकें। दिस मीन दैट ऑल अडल्ट सिटीजंस इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, राइट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक और फीचर वो ये है कि जितने भी लोगों को वोट दिया जा रहा है ना, उनकी वैल्यू
एक इक्वल होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी या किसी एक पर्सन की कम होगी, ऐसा नहीं है। सभी लोगों का जो वोट है एक समान होगा, उनकी वैल्यू सेम होगी और हर एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। तो ये भी फीचर इसी के अंदर आता है। You have read that most elected members, whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for life? तो हमने ये सुना है, हमें पता है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, इन सभी में जो लोग चुन के आते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए आते हैं, जो कि है 5 साल। सभी लोग 5 साल के लिए चुन के आते हैं। अब ऐसा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चुन के आते हैं, क्यों हम उन्हें पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं चुन रहे, कि हमने एक बार चुन लिया, क्यों बार बार इलेक्शंस करवाने, क्यों बार बार वोट देना, एक बार चुन लिया वही हमारी तरफ से डिसीजंस लेते रहेंगे। तो ऐसा इसलिए है, फिक्स पीरियड जो है वो इसलिए किया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को राजा ना समझने लग जाएं। जिन लोगों को आप चुन रहे हो, अगर देखो जैसे ही आप लोगों को चुनते हो, हम किसी को एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, किसी को हम ग्राम पंचायत का हेड बना रहे हैं, सरपंच बना रहे हैं, उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। वो बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाला है। उसके हाथ में पैसा होता है, उसके हाथ में पावर होती है, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में बहुत ज्यादा जो है लाई करती है। अब अगर इतनी पावर किसी के पास होगी तो जाहिर सी बात है, ऐसा हो सकता है कि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे और अपने तरीके से लोगों को घुमाना चाहे। तो ताकि लोगों के मन में ये डर रहे कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में लोग हमें चुनेंगे नहीं, इसलिए जो पीरियड है वो 5 इयर्स फिक्स किया गया है। दूसरा रीजन ये है कि मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को चुन तो लिया, बट आपको बाद में पता चल रहा है कि ये पर्सन अच्छा काम कर ही नहीं रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई 5 साल बाद जो है आप अपना दूसरा जो पर्सन है उसको वोट देके जिता सकते हो, राइट। अगर आप किसी पर्सन को वोट देके लाइफ टाइम के लिए चुन लोगे तो क्या होगा, आपको बाद में रियलाइज हो रहा है कि वो पर्सन तो काम अच्छा कर ही नहीं रहा और अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसे बदल नहीं सकते, तो दिक्कत आ जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ जो पीरियड है वो 5 इयर्स का फिक्स किया गया है। जो लाइफ फुल टाइम जो पीरियड है या लाइफ टाइम के लिए हम किसी को भी चुनते नहीं है। You have read that people participate in other ways and not just through elections to express approvals or disapprovals of the actions of government. Can you describe 3 such ways through a small skit? तो ये जो स्मॉल स्किट है, ये तो अगर आप स्कूल में हो, क्लास में हो, ग्रुप में जो कर सकते हो, बट हाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन तरीकों से, ऐसे दूसरे और कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहला जो तरीका है वो हमने इलेक्शन का तो समझ लिया, बट क्या इलेक्शन ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, तो और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे कि लोग धरने देते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग गुट बना लेते हैं, सोशल कम्युनिटीज बना लेते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी जो फार्म लॉज थे उनमें चेंजेस आया था। जो फार्म लॉज हैं, एग्रीकल्चर जो लॉज हैं, उनमें रिफॉर्म आए थे, चेंजेस आए थे, बट हमें जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन्हें वो जो लॉज थे, जो रूल्स आ रहे थे वो पसंद नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे फार्मर्स ने इकट्ठा होके प्रोटेस्ट किया, धरना दिया और अपनी आवाज को गवर्नमेंट के सामने रखा कि भाई आपके इस डिसीजन से हम सहमत नहीं हैं। और बाद में गवर्नमेंट को भी लगा कि ठीक है, अभी लोग सहमत नहीं है, लोगों को हम अच्छे से समझाएंगे। और फिर बाद में क्या किया गया, लोगों की बात को सुनते हुए उस जो डिसीजन लिया गया था उसको हटा भी दिया गया, उसको पीछे ले लिया गया। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट के थ्रू, धरनों के थ्रू लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, रैलीज के थ्रू लोग रैलीज निकालते हैं, उसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इलेक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल्स आते हैं जिनमें हमें देखने मिलता है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मीडिया के थ्रू जो है हमें ये देखने मिलता है कि मीडिया भी अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो लोगों को बता रही है, बुरा कर रही है तो क्रिटिसाइज कर रही है। कोई अपनी बुक लिख रहा है जिसमें वो अपने मत रख रहा है कि भाई गवर्नमेंट ये अच्छा कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग जो है अपने मतों को आगे लाते हैं, गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो ये काम अच्छा कर रही है, ये काम अच्छा नहीं कर रही है। सो इस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमने पार्लियामेंट के बारे में काफी सारी बातें कर ली कि भाई पार्लियामेंट क्या है, एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो
लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन को पॉसिबल करवाती है। तो ये सब हमने देख लिया, हमने पार्लियामेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुका है। बट अब हमें ये जानना है कि हम कह रहे हैं पार्लियामेंट बहुत सारे काम करती है। अब हम ये देखते हैं भैया ये सारे काम करती कैसे है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाती है, किस तरीके से लोगों के कंसेंट जो है वो पार्लियामेंट देने में हेल्प करती है। तो जो भी काम पार्लियामेंट करती है वो कैसे करती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन। So created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो 1947 में इंडिया की आजादी के बाद जो है वो बनी थी। और इंडियन पार्लियामेंट क्या शो करती है कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी पे है। तो देश का जो विश्वास है डेमोक्रेसी पर उसको शो करती है ये पार्लियामेंट। क्यों करती है वो हम देखेंगे। These are participations by people in the decision making process and government by consent। तो पार्लियामेंट क्या करती है, वो लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाती है और गवर्नमेंट को कंसेंट दिलवाती है लोगों से। मतलब कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के काम से सहमत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीजें पार्लियामेंट में देखी जाती हैं। The parliament in our system has immense powers because it is the representatives of the people। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वहां पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं। पार्लियामेंट में जाके लोगों के प्रतिनिधि जो हैं वो बैठते हैं। और हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर है। और पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब कि जनता की पावर जो है वो पार्लियामेंट में शो हो रही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को शो कर रही है। और हमें पता है लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हैं हमारे देश में एक डेमोक्रेसी में। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट के भी होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो चाहे सीएम का इलेक्शन हो चाहे पीएम का इलेक्शन हो, दोनों होते एक ही तरीके से, सिस्टम दोनों का एक ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन जो है वो चुन के आता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं तब हम कहते हैं जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आएगा वो एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। वैसे ही जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तब जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है तो वो कहते हैं वो वहां का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो तरीका है इलेक्शन होने का वो दोनों ही मैनर में सेम है, बट इलेक्शन किस पोजीशन के लिए हो रहे हैं बस वो डिफरेंट हो जाते हैं। राइट। तो वैसे इस वाले सेक्शन में ये वाला जो पैरा है इसमें काफी कुछ वही चीजें हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। हमें पता है कि लोकसभा में जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। राइट। हर 5 साल बाद क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। अगर एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होके आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए उस पोजीशन पे बैठा रहेगा, नहीं। 5 साल बाद जो है वापस से इलेक्शन होंगे। अगर लोगों को उस पुराने पर्सन का काम अच्छा लगा तो वो उसको वापस से वोट देके जिताएंगे, उसे एमपी एमएलए बनाएंगे। और अगर नहीं काम अच्छा लगा तो भाई किसी और को वोट दे देंगे। राइट। सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। तो पेज 41 पे हम मैप देख लेते हैं। ये देखो कि देश को किस तरीके से छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। ये एक जो पार्ट है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक देश जो है, देखो सबसे पहले हमारा जो देश है वो काफी सारे स्टेट्स में बटा हुआ है। राइट। ये हमारी कंट्री है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये पूरी कंट्री है, इसको हमने सबसे पहले स्टेट्स में बांटा हुआ है। राइट। ये बढ़ गई स्टेट में, देश जो है वो 4 स्टेट्स में बढ़ गया। ये एक देश है, इसके अंदर 4 स्टेट है। अब आगे इन स्टेट्स को भी और छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। राइट। इस तरीके से हर एक स्टेट में 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मान लो। ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सेम रहती हैं, ऐसा नहीं है। किसी स्टेट में कुछ है, किसी स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ है। राइट। तो सब में सेम नहीं होता। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। ये ब्लू कलर वाला हो गया पूरी कंट्री। ठीक है। जो पिंक कलर से डिवीजन है वो स्टेट्स का है और ग्रीन कलर से डिवीजन है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है। तो हमें पता है क्या होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो पर्सन इलेक्शन जीत के आता है और वो या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो रहे हैं, और अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो जो दूसरा बंदा है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो
देश में बनी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो हमारे देश में हैं, राइट। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। Each of these constituencies elects one person to the parliament। हमें पता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक पर्सन चुन के आता है। ये हमने देखा था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 4 लोग जो है इलेक्शन में खड़े थे, एक पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो पर्सन जीत जाएगा। भाई जिसके पास सबसे ज्यादा मत होंगे, वोट होंगे, वो पर्सन जीत जाएगा। और जो पर्सन जीत गया मतलब कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाएगा। The candidates who contest elections usually belong to different political parties। अब ये जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, यूजुअली क्या देखने मिलता है, ये लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये वाला पर्सन किसी पार्टी से होगा, ये वाला किसी पार्टी से होगा। तो 4 लोग खड़े हैं, तो 4 अलग अलग पार्टी से लोग खड़े हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट्स जो है वो नॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, राइट। So with the help of the table below, let us understand this further। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसमें लोग चुन के आते हैं और क्या सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, किस तरीके से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ये सब हम और डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शंस में 2019। तो इसमें किसका रिजल्ट दे रखा है, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, नॉर्मली बताऊं तो जो पीएम के इलेक्शंस हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो वापस से चुनकर आए थे, वो वाले इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो दिया हुआ है। सो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम, ऑल इंडिया तृणमूल। तो आप ये सारी नेशनल पार्टीज जो भी हैं उनके नाम पढ़ सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज के। तो यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं कि भाई 2019 के इलेक्शंस में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो जीत के आए वो बीजेपी से बिलोंग कर रहे थे, कितने लोग जो जीत के आए वो नेशनल कांग्रेस से थे, कितने लोग वो डीएमके के थे, कितने टीएमसी के थे। तो ये सब जो है हम देखेंगे। इसमें देखो भारतीय जनता पार्टी से 303 ऐसे लोग थे जो जीत के आए, राइट। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में 52 लोग जीत के आए, जो डीएमके है उससे 24 लोग, एआईटीसी से 22। तो आप देख सकते हो इस तरीके से लोग जो हैं वो जीत के आए। और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। और आप यहाँ टोटल देख सकते हो कि टोटल जो है वो 543 लोग जीत के आए हैं। इसका मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो जीत के आया है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मौका मिलेगा, गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। Now once elected, these candidates become members of parliament और MPs। एक बार अगर कोई पर्सन जो है वो जीत के आ जाता है चुनाव में, तो फिर वो क्या बन रहा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी बन जाता है। These MPs together make up the parliament। और पार्लियामेंट क्या है, इन सभी MPs के ग्रुप को हम कह रहे हैं जी ये पार्लियामेंट है। वैसे आपको पता है पार्लियामेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? तो जैसे गाय भैंस के झुंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। शिप्स के झुंड को हम कहते हैं फ्लोक कहते हैं उसको हम। ऐसे ही मछलियों के झुंड को हम स्कूल कहते हैं। इसी तरीके से जो उल्लुओं का झुंड होता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो देखो आपको वैसे थोड़ा फनी लग रहा होगा क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में हम उल्लू को कैसे यूज करते हैं, ये तो उल्लू है, ये तो बेवकूफ के तरह हम उल्लू का यूज करते हैं, बट ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। वहां पे उल्लू को वाइस माना जाता है। आउल क्या होता है, वाइस होता है। अगर आप किसी को वहां पे आउल कहोगे ना तो इसका मतलब आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि वहां उल्लू को बहुत ही ज्यादा समझदार माना जाता है। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट क्यों कह रहे हैं, एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ वेरी वाइस पीपल है, जहां पे बहुत ही समझदार लोग जो हैं आके बैठ रहे हैं, राइट। ये जो लोग हैं ये पूरे देश के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, उनके भले की बात करेंगे, किस तरीके से किन मुद्दों पे काम होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट को गाइड करेंगे। इस तरीके से ये जो लोग हैं वो काम करने वाले हैं, तो इसको हम इसलिए पार्लियामेंट कहते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions। और जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट मतलब ये सभी लोग जो चुन के आए, इनको कुछ काम करने होते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि नेशनल गवर्नमेंट को चुनना, राइट। दूसरा जो फंक्शन है पार्लियामेंट का है वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि भाई जो आपने नेशनल गवर्नमेंट चुनी है अब आपको उसको कंट्रोल करना है कि वो गलत राह पे ना चली जाए, गलत डिसीजंस ना ले ले, तो उसको आपको कंट्रोल करके रखना है ताकि वो अपने पावर के दायरे में रह के काम करे,
उसको गाइड करना है कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम सही राह पे जाओ, उसको हेल्प करनी है कि वो सही तरीके से सही रास्ते पे चलती रहे, और उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई ये आप अच्छा कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, राइट। इस तरीके से काम करती है पार्लियामेंट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लॉ मेकिंग, कि पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अब इन सभी जो फंक्शंस हैं उनको हम मोर स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, ताकि इनके बारे में हम डिटेल में समझ पाएं कि भाई पार्लियामेंट इस फंक्शन को आखिरकार कैसे करती है, कैसे जो पार्लियामेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट चुनती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो से हमने अपना एक सेक्शन स्टार्ट किया था जो कि था रोल ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। पहला था कि भाई नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, दूसरा था कि उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, और तीसरा था लॉ मेकिंग का, कि भाई कानून बनाना। तो ये तीन मेन फंक्शंस जो है वो पार्लियामेंट प्ले करती है। तो हम इन तीनों ही फंक्शंस को अलग से डिटेल में एक एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, की नेशनल गवर्नमेंट को चुनना जो है वो एक काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो जो पार्लियामेंट है उसके एक तरीके से तीन हिस्से हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा, राइट। लोकसभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि डायरेक्टली लोग जो है वो चुन के आते हैं। लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो हम खुद वोट देते हैं, और जो लोग जो है लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं वो डायरेक्टली हमसे चुन के आते हैं, राइट। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं देते। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट के चुनाव देखा होगा आपने कि उनके लिए हम वोट नहीं देते, हम तो पीएम के लिए वोट देते हैं, जो कि एक तरीके से लोकसभा के मेंबर हैं। हम पीएम के लिए वोट देते हैं, हम कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते। जो लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए वो जो है वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते। मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं इलेक्ट होते। जो प्रेसिडेंट है उनको इनडायरेक्टली राज्यसभा, लोकसभा या ये सब के जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं, राइट। सो लोकसभा जो है एक तरीके से वो बॉडी है जहां पे डायरेक्टली लोग चुन के आ रहे हैं, और लोकसभा ही मेन वो हम कह सकते हैं ऐसी बॉडी है जहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, एक लिस्ट निकलवाई जाती है कि भाई जितने भी लोग जीत के आए, उन सभी जीतने वाले लोगों में से कितने लोग किस किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो मान लो 10 सीटों के लिए इलेक्शंस हुए थे, इसका मतलब 10 लोग जो है वो जीत के आए। अब ये जो 10 लोग थे वो तीन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, मतलब एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, और एक पार्टी है सी। इन 10 में से 6 ऐसे लोग थे जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग कर रहे थे। हमने यहाँ ले लिया ए पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। इसमें से 3 ऐसे लोग थे जो कि बी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, और 10 में से एक पर्सन ऐसा था जो कि सी पार्टी को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो 10 लोग जीत के आए, 10 में से 6 ए के हैं, 3 जो है वो बी पार्टी के हैं, और एक सी पार्टी का है। तो इस तरीके से एक लिस्ट निकलवाई जाती है ये देखने के लिए कि भाई कितने लोग किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी 2019 में इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट बताए हुए हैं कि भाई 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे। इन 543 सीट्स में से जो लोग जीत के आए उनमें से 303 ऐसे लोग थे जो कि बीजेपी को बिलोंग कर रहे हैं, 52 ऐसे लोग थे जो कि नेशनल कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, 24 ऐसे जो डीएमके को कर रहे हैं। मतलब ये पूरी लिस्ट जो है ये बताती है कि इन 543 में से कौन कौन से लोग, कितने लोग जो है किस किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इस तरीके से लिस्ट निकलवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो इसी के बेसिस पे बनेगी कि भाई किस पार्टी से कितने लोग बिलोंग करते हैं। तो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए कि जितनी भी सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं उनमें से आधा या उससे ज्यादा पे जो है लोग होने चाहिए पार्टी बनाने के लिए। मतलब कि जैसे 10 में से कम 5 और उससे ज्यादा लोग होने चाहिए ए पार्टी के, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। कोई भी पार्टी, अगर बी पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो भी यही क्राइटेरिया कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपके पास हाफ से ज्यादा जो है वो मेंबर्स होने चाहिए। तो इस एग्जांपल में दिख रहा है कि ए पार्टी ऐसी है जिसके पास 6 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, जीत के आए हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट बनाने का अधिकार किसको मिलेगा, ए पार्टी को मिलेगा। जैसे कि हमने अभी देखा ये एग्जांपल में कि भाई 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें से सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे वो बीजेपी के थे, और हमें पता है आज जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, बीजेपी की है, राइट।
तो इस तरीके से गवर्नमेंट बनती है उस पार्टी के द्वारा जो कि सबसे ज्यादा मेंबर्स जिसके पास होते हैं। बट क्या कभी कभी क्या होता है कि भाई एक पार्टी के पास जो है मेजोरिटी नहीं होती। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ए पार्टी ऐसी है जिसके पास हाफ से ज्यादा जो है वो मेंबर्स हैं। अब हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ पे ए के पास जो है वो 4 मेंबर्स हैं, बी के पास जो है वो 3 मेंबर्स हैं और सी के पास जो है वो कितने मेंबर्स हैं, इसके पास भी 3 ही मेंबर्स हैं। तो टोटल हो गए 10, मतलब कि 10 लोग जो हैं वो जीत के आए थे, उनमें से 4 ए को बिलोंग कर रहे हैं, 3 बी को और 3 ही सी को। इसका मतलब इनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास कम से कम 5 जो लोग हैं वो हों। नहीं है भाई, 4 है, 3 है, 3 है, हमें तो आधे चाहिए ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स। मेजोरिटी अगर आपको चाहिए तो आपके पास कम से कम आधे जो जनता है वो होनी चाहिए। जितनी भी सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं उनमें से कम आधा आपके पास मेंबर्स होने चाहिए। तो 10 सीटों पे इलेक्शंस हुए थे, 10 का हाफ क्या है, 5। तो मतलब कि इन पार्टीज के पास कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए अगर वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या भाई, देश में गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी? नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कोलिशन की गवर्नमेंट बना सकते हो, आप गठबंधन की सरकार बना सकते हो। तो ये जो ए और बी पार्टी है इन्हें लगा कि ठीक है, काम करते हैं, हमारे मत मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं और आपके पास 4 लोग हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमारे पास 7 लोग हो जाएंगे और हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना रही, बट 2 पार्टी मिलके साथ आ रही हैं ताकि उन्हें मेजोरिटी मिल पाए। मेजोरिटी कब मिलेगी? जब 5 से ज्यादा होगा। तो जैसे ही ए और बी साथ में आए तो उनके पास 7 मेंबर्स हो गए जो कि हाफ से ज्यादा है। इसका मतलब अब ए और बी जो है वो मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। तो कभी कभी हमें इस तरीके से कोलिशन की या यूं कहें गठबंधन की सरकार जो है वो देखने मिलती है। तो जो लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अभी देखो, यहाँ पे हम वापस से अपने पहले सिनेरियो पे आ जाते हैं। पहले सिनेरियो में क्या था कि भाई ए के पास मेजोरिटी थी तो उसने गवर्नमेंट बना ली। बट ये जो बाकी 2 पार्टीज बची और बाकी ये जो 4 मेंबर्स बचे, क्या इनका क्या कुछ भी नहीं, ये बस यूं ही जीत के आए, इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा इनको? नहीं। तो ये जो 4 लोग बचे, 3 लोग बी पार्टी के और एक जो है वो सी पार्टी के, इन चारों को मिलके हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अपोजिशन है। ठीक है, अपोजिशन। अब इस अपोजिशन में भी देखो, 2 पार्टीज हैं, एक बी एंड सी, और एक पार्टी के पास इन दोनों में से ज्यादा है। मतलब अपोजिशन में हमें 2 पार्टी दिख रही है, बी के पास 3 है और सी के पास 1 है। मतलब ज्यादा किस के पास है अपोजिशन में? बी पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स हैं। तो बी पार्टी को हम कहेंगे अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो बस पार्टी का ही डिफरेंस है, दोनों को मिला के हम कहेंगे अपोजिशन। और इन दोनों में से जिस पार्टी के पास, मतलब अभी तो हमारे एग्जाम्पल में दोनों है, मान लो 10 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं, तो उन पार्टीज को सबको मिला के जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, यहाँ पे ए ने गवर्नमेंट बना ली तो बाकी बची ये पार्टीज, तो जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है उन सभी को मिला के हम क्या कह रहे हैं, अपोजिशन। और इन पार्टीज में से जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में है कि भाई बी पार्टी के पास 3 मेंबर्स हैं जो कि एक से ज्यादा ही है ना, तो बी पार्टी को हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे। अब अपने रियल एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि भाई देखो 303 जो मेंबर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के पास थे। इसका मतलब कि भाई ये तो आराम से गवर्नमेंट बना लेगी। बट फिर इन सभी लोगों का क्या होगा? ये सभी लोग मिलके क्या बनाएंगे, ये सारी पार्टीज जितनी भी आपको दिख रही है, ये सारी पार्टीज किसका हिस्सा है नीचे तक? ये हिस्सा है अपोजिशन का। इन सबको मिला के हम कहेंगे ये अपोजिशन है। भले ही इनके पास एक ही मेंबर है बट स्टिल दे विल बी अ पार्ट ऑफ अपोजिशन। अब इन सभी अपोजिशन में से हमें दिख रहा है कि भाई एक पार्टी ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, जो कि है 52 वाली पार्टी। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अब सिर्फ ये देखो जो अपोजिशन बचा, इनमें से सबसे ज्यादा लोग हैं नेशनल कांग्रेस के पास। तो ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे, राइट? Now, one of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executives. The executives, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. तो देखो, हमने देखा कि भाई पार्लियामेंट का एक हिस्सा है लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो भाई जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स थे वो पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। अब देखो, लोकसभा का अगर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की हम बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव्स को चुनना। अब फर्स्ट चैप्टर पे वापस जाते हैं और याद करते हैं कि हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की 3 बॉडीज है, 3 पिलर्स हम कह सकते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या होता है भाई, लॉज वगैरह बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और जुडिशरी क्या है,
जुडिशरी न्याय देने का काम कर रही है। तो लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट काम है इस एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। ये जो एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी है इसके लिए लोगों को चूज करना, सिलेक्ट करना। और जब हम नॉर्मली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम इस एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं, राइट। तो देखो गवर्नमेंट जो है, आप बोलोगे कि आप कह रहे हो लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉज बनाती है, पर गवर्नमेंट ही तो लॉज बनाती है। तो नहीं, गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से लॉज नहीं बना सकती। उसके लिए पार्लियामेंट में पूरी चर्चा होती है, डिबेट होते हैं, बहस होती है, और फिर एक तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें कि अपोजिशन के भी मत रहते हैं, अपोजिशन का भी जो है सहमति रहती है। उस तरीके से जो लॉ है वो बनता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ऐसे लॉ नहीं बना सकती। जो लोग मेजोरिटी में है वो लोग इस तरीके से लॉ नहीं बना सकते, राइट। मतलब कि लॉ कौन बना रहा है, वो पार्लियामेंट में बन रहा है। गवर्नमेंट प्लस जो अपोजिशन है वो सभी मिलके किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसी लॉ को लाने की बात कर रहे हैं। तो लॉ बनाने में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, उसमें अपोजिशन भी इन्वॉल्व रहती है। पूरी पार्लियामेंट जो है, लोकसभा जो है वो इन्वॉल्व रहती है। पार्लियामेंट जो है उसमें बहस हो रही है, उसमें जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसके बेसिस पे लॉज बन रहे हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का काम जब हम बात करते हैं तो उसका हम नॉर्मली एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या होगा कि जो सभी लोगों ने मिलके पार्लियामेंट में जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका रहेगा, एग्जीक्यूटिव का, राइट। तो इस चीज को हम वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। क्योंकि पार्लियामेंट के जो है वो तीन हिस्से हैं, तीन बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो है उसके इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम खुद वोट देते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग इलेक्ट होके आते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जिस भी पर्टिकुलर पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, मतलब कि जितनी सीटों के लिए इलेक्शंस हुए थे उनमें से हाफ कम से कम किसी भी पार्टी के पास होने चाहिए मेजोरिटी में आने के लिए। तो जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। बट कभी कभी हमें ये देखने मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दो तीन पार्टियां मिलके मेजोरिटी बना लेती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो फिर वो दो तीन पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है, कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, राइट। अब एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का वो ये है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, राइट। इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट, तो डिफरेंस है। तो लोकसभा क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट कर रहा है। हमने अब कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ा था कि भाई तीन जो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनमें से एक है एग्जीक्यूटिव्स। तो वही एग्जीक्यूटिव्स किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, लोकसभा के द्वारा, ठीक है। कि भाई हमने तो कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की तीन पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। पर इन बॉडीज में काम करने के लिए लोग आते कहाँ से हैं, है ना। कौन लोग मिलके इन बॉडीज को बना रहे हैं, किन लोगों को हम कह रहे हैं वो लेजिस्लेचर है, किन को हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव है, किन को हम कह रहे हैं वो जुडिशरी का पार्ट है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव को बनाने वाला काम है वो कौन कर रही है, जो लोकसभा है वो कर रही है, राइट। तो पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनते हैं, तो देखो गवर्नमेंट जो है वो अकेले लॉज नहीं बना सकती, ये हमने डिस्कस कर लिया। जो भी लॉज बन रहे हैं वो पूरी पार्लियामेंट मिलकर बना रही है, और जो भी पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो गवर्नमेंट कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वो कर रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। अब रूलिंग पार्टी जो है हमने चुन ली गई, जो भी पार्टी मेजोरिटी में है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, और उस मेजोरिटी वाली पार्टी का जो लीडर है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मतलब कि जैसे ये वाला जो यहाँ पे था एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नहीं, ये तो सिनेरियो है पूरा रियल लाइफ। इसमें क्या है, 303 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलके आए। अब ये जो 303 लोग हैं इन्होंने मिलके अपना लीडर चुना। इनका लीडर कौन है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो वो इनके लीडर हो गए, राइट। तो पीएम कौन होता है, जो कि रूलिंग पार्टी का, वो गवर्नमेंट बना ली भाई, 303 मेंबर्स थे बीजेपी के पास, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट बना रही है, तो उसको हम रूलिंग पार्टी भी कह सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी का लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब यहाँ पे इनका लीडर तो बन गए, लीडर तो मोदी जी बन गए, बट मोदी जी जो है वो सारा काम अकेले तो संभाल नहीं सकते, है ना। पूरे देश को संभालना है, देश में भी अलग अलग हिस्से होते हैं, है ना। किसी को रोड पे काम करना है, किसी को एजुकेशन के सेक्टर पे काम करना है, किसी को हेल्थ के सेक्टर पे काम करना है, किसी को वेलफेयर का काम करना है लोगों के। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं हिस्से होते हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, और उस पर एक पर्सन तो अकेले काम नहीं कर सकता कि भाई पीएम जी जो है अकेला पर्सन
जो है प्राइम मिनिस्टर वो काम कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पीएम क्या करते हैं, वो अपनी हेल्प के लिए बेटर, ताकि अच्छे से काम हो पाए, उसके लिए वो कुछ लोगों को चुनते हैं। तो इन 303 जो लोग चुन के आए ना, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को पीएम चुनेंगे अपनी हेल्प के लिए, और फिर इन जैसे 303 में से मान लो 50 लोगों को चुना गया। अब इन 50 लोगों को अपना अपना एक एक सेक्टर दे दिया जाएगा, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इन इलेक्टेड मेंबर्स में से जो लोग जीत के आए, इनकी पार्टी के थे, उनमें से इन 303 में से उन्होंने कुछ लोगों को चुना, और उन लोगों को फिर वो एक एक सेक्टर का काम दे देंगे। ठीक है, so these ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, अपने एमपीज में से कुछ लोगों को चुना और उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के काम दे दिए गए। भाई किसी को हेल्थ का काम दिया, किसी का एजुकेशन को, किसी को फाइनेंस का, इस तरीके से उन्हें काम बांट दिया गया। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अभी रिसेंटली क्या देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए मेजॉरिटी में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट? कि जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि भाई 10 सीटों के लिए इलेक्शन हुए, पर एक पार्टी के पास 4 हैं, एक पार्टी के पास 3 और एक पार्टी के पास फिर से 3, राइट? तो मतलब हमें देखने मिल रहा है कि भाई कोई एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही है। तो इस तरीके से हमें रियल लाइफ में सिचुएशन जो है कई बार देखने मिलती है। तो आपको सॉल्यूशन तो पता ही है इसका, क्या करेंगे हम, कोलिशन की गवर्नमेंट बनाएंगे, right? So they then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरे के साथ मिल जाती है जिसको उसे लगता है कि भाई हम लोगों के जो आइडियाज हैं वो मैच कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, हम एक ही सोच के हैं, कुछ कुछ एक सोच है हमारी, तो हम क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं और दोनों मिलके या तीनों मिलके, जितने भी पार्टीज मिलना चाह रही हैं वो सभी मिलके गठबंधन की सरकार जो है वो बना लेती है, राइट? So the Rajya Sabha functions primarily as the representatives of states in India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law. तो देखो जिस तरीके से लोकसभा काम करती है, कुछ उसी तरीके से राज्य सभा का भी काम रहता है। अब राज्य सभा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये राज्य है, मतलब कि स्टेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक स्टेट को कुछ लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द राज्य सभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्य सभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। तो जो राज्यसभा है वो भी कभी कभी लेजिस्लेशन मतलब कि लॉ बनाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकती है, राइट? अब हमने देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई लॉ बनाना है। अब अकेले गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो भी सरकार में है, उसको कोई लॉ बनाना था। अपनी मर्जी से तो वो कहेगी नहीं कि ठीक है भाई कल से हम ये लॉ पास कर रहे हैं, उसको पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो उसने लोकसभा में मुद्दा उठाया कि भाई हमें ऐसे ऐसे लॉ बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हमें ना इस चीज पे लॉ बनाना है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि भी पार्लियामेंट भी जो लोकसभा है उसके हाथ में ही सब कुछ है, ना ही तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है और ना ही जो लोकसभा है उसके पास भी पावर पूरी तरीके से नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है उसने सबसे पहले क्या किया, लोकसभा में मुद्दा उठाया। लोकसभा में सभी लोग राजी हो गए कि ठीक है, हम आपसे सहमत हैं। अपोजिशन ने भी हाँ कर दी, मतलब जो भी पूरा प्रोसीजर था इनको यहाँ से जो है मंजूरी मिल गई कि लोकसभा से एक तरीके से पास हो गया बिल, ठीक है। कोई भी लॉ जो है वो लॉ बनने से पहले क्या हो रहा है, बिल होता है। मतलब जब ये पूरे प्रोसीजर से गुजर जाएगा ना तब हम उसको पूरा लॉ कहेंगे। उससे पहले जब तक प्रोसीजर में है तब तक हम इसे जो ड्राफ्ट रहता है, जो एक तरीके से खांचा रहता है, जो चीज आप चाह रहे हो उसका रॉ जो फॉर्म रहती है उसको हम बिल कह रहे हैं। अभी ये लॉ बना नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लोकसभा में बात हुई, लोकसभा से ये चीज पास हो गई, अभी आएगी राज्यसभा में, ठीक है। अभी भी ये लॉ नहीं बना है। अब राज्यसभा में जब सहमति होगी तो उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट पे, है ना। और जब प्रेसिडेंट जी भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई सही है, ये लॉ बनना चाहिए, जब वो साइन कर देंगे उसके बाद वो जो बिल है वो लॉ बनेगा, ठीक है। अभी तक ये प्रोसेस में था। तो क्या हो रहा है, तो इसको मोर स्पेसिफिकली बोले तो एक्ट बनेगा, राइट। तो भाई कोई बात थी, कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी मुद्दे पे
कानून बनाना चाह रही थी, तो उसने क्या किया, ड्राफ्ट पेश किया, बिल पेश किया, जो कि लोकसभा से पास हो गया। अब लोकसभा से पास होके वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होके वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। राइट, इस तरीके से कोई भी जो कानून है, कोई भी जो एक्ट है वो पास होके आता है। तो सिर्फ और सिर्फ ना ही गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ना ही अकेले लोकसभा के हाथ में पावर है। देखो, लोकसभा में तो गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी है, तो लोकसभा के पास भी पावर नहीं है। पूरा पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से होकर जो है कोई भी बिल एक्ट बनता है। राइट, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से जो बिल है वो लोकसभा से पास होके कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed the laws initiated by the Lok Sabha। इसका मतलब कि भाई राज्यसभा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि मान लो कोई ऐसा लॉ था जो लोकसभा ने तो पास कर दिया, बट राज्यसभा को लगा कि भाई इसमें कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, तो राज्यसभा क्या करेगा, उन ऑल्टरेशंस को करेगा कि भाई जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको सुधारने का काम उस बिल में करेगा कि भाई आपका ये बिल तो ठीक है, बट इनमें ये चीजें चेंजेस कर दो, तब ये एकदम सही बनेगा। राइट, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various state। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई पार्लियामेंट के 3 बॉडीज तो हैं, प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। अब लोकसभा में तो हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं इनको, जो लोकसभा में मेंबर्स बैठ रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट वोट देने से बैठ रहे हैं कि हमने किसी पर्सन को वोट दिया, वो जीता और वो लोकसभा में जाके बैठ गया। बट राज्यसभा में ये केस नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है कि जो डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अलग अलग स्टेट की, राइट, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, इनसे चुन चुन के अलग से लोग जो हैं वो चुन के आते हैं और फिर वो राज्यसभा में बैठते हैं। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो अपने मेंबर्स को चुनते हैं। भाई हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पंजाब का हो गया, या इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने अपने मेंबर्स को चुन के भेजती हैं और वो मेंबर्स जाके फिर राज्यसभा में बैठते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे, जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है। तो यहाँ से चुन के लोग जो है वो जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो देखो, इसमें कोई डायरेक्टली जो आम जनता है वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। हमने जो आम जनता है उसने सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लोगों को चुना। मतलब कि यहाँ पे जो आम जनता है, जो कॉमन लोग हैं, उन्होंने वोट दिया अपने अपने एमएलए को बनाने के लिए। ठीक है, अब एमएलए जो है, एमएलए बन के किस में बैठे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ गए। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलए वगैरह बैठे वो वोट देंगे अपनी अपनी स्टेट के लिए। मतलब जो मान लो ये स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है ये, राइट। अब तमिलनाडु में जितने भी लोग स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में, यहाँ के लोग जो है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली राज्यसभा के लिए लोगों को चुना जा रहा है। डायरेक्टली कब होता, जब ये आम जो जनता है वो डायरेक्टली इसको चूज करने के लिए वोट देती, बट ऐसा नहीं हो रहा, राइट। So there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। तो जैसे हमने लोकसभा की बात की थी, उसमें कितनी सीटें थी, उसमें थी 543, राइट। वैसे ही अभी हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें 233 तो हैं, वो हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, जो 233 ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां से चुन के जाते हैं। वही 12 ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट अपने जो यूं कहें मर्जी से चुनते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से पार्लियामेंट का जो पहला फंक्शन है, हमने देखा गवर्नमेंट चुनने का, वो पूरा होता है, राइट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, और उसमें हमने पहला जो फंक्शन था जो कि था कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, उस फंक्शन को हम डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बाकी 2 फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जो गवर्नमेंट आपने सिलेक्ट की है उसको गाइड करना, कंट्रोल करना, इन्फॉर्म करना, और जो तीसरा फंक्शन है वो है लॉ बनाने का। तो इन दोनों को ही हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। तो जब पार्लियामेंट का काम शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन आवर होता है। मतलब आप कुछ टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है उससे जो दूसरे लोग हैं, अपोजिशन वाले लोग हैं, कुछ सवाल पूछेंगे। The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government। अब ये क्वेश्चन आवर क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसकी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो ये प्ले करता है। इससे क्या होता है कि जो MPs हैं
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। उससे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, कोई काम कर रही है, तो वो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। तो गवर्नमेंट पे सवाल उठा सकते हैं एमपीज क्वेश्चन आवर में। और ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप किसी को क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक उसको अपनी जिम्मेदारियों की एक तरीके से सीरियसनेस नहीं आएगी कि आप गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से सब कुछ करे जा रही है और उससे कोई पूछने वाला है ही नहीं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेगी, उसको ये डर ही नहीं रहेगा कि भाई मेरे से आगे कोई पूछेगा भी, मुझे किसी को जवाब भी देना है, नहीं रहेगा उसको डर, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो दूसरे एमपीज हैं वो लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके वर्किंग के बारे में पूछते हैं, राइट। तो इलिसिट इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन निकलवाना। तो एमपीज क्या करते हैं, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, वो उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। So this is a very important way through which the parliament controls the executive। और ये जो क्वेश्चन पूछने वाला जो सिस्टम है, इसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव कौन, हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है, पार्लियामेंट में जो लॉ बन रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर के थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम करती है। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs। अब जब गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाएंगे, जब दूसरे लोग गवर्नमेंट पे सवाल उठाएंगे, तो गवर्नमेंट को उससे क्या पता चलेगा, गवर्नमेंट इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता लगा पाएगी, अपनी कमियों के बारे में पता लगा पाएगी। अब जैसे आप हो, आप कोई काम करते जा रहे हो, आपने मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखना था, कोई एस्से लिखना था, राइट, और आपने अपनी मर्जी से किसी टॉपिक पे लिख के दे दिया। अब जब तक आप अपने टीचर को दिखाओगे नहीं, जब तक आपके टीचर्स आपको कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे कि भाई आपने ये गलत किया है, आपको ये ठीक करना चाहिए था, आपने ये सेंटेंस क्यों डाला, इसकी जरूरत थी, इसकी नहीं थी, जब तक आपके टीचर्स आपको इस तरीके से बताएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है। आपने तो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, आपने तो बेस्ट लिख के दिया ना, जो भी आपकी नॉलेज थी उसके हिसाब से आपने बेस्ट एस्से लिख के दे दिया। बट जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए जो बेस्ट है वो सच में बेस्ट हो। तो टीचर उसमें कुछ कमियां निकालेगा कि भाई देखो आप इसको सुधार सकते हो, आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो, तो और अच्छा बन जाएगा। इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, उस काम में जरूरी नहीं है कि सब कुछ एकदम ही सही हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, बट गवर्नमेंट को अपनी कमियों के बारे में कैसे पता चलेगा, जब दूसरे जो लोग हैं, एमपीज जो हैं, वो उस पर सवाल उठाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट को अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता लगता रहता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को यह भी पता लगता है कि भाई लोगों की ओपिनियन क्या है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने वोट देके किसी इस ए पर्सन को जिताया। अब ये पर्सन जीत के क्या बन गया, एमपी बन गया, और ये पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएगा, राइट। अब ये जो लोग हैं ये जाके अपनी सारी शिकायतें ए को करेंगे कि भाई सर हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, रोड नहीं बना हुआ है, पानी की दिक्कत है, वो सारी अपनी दिक्कतें जाके ए से शेयर करेंगे, और ए क्या करेगा, ए जाके पार्लियामेंट में उन मुद्दों को रखेगा। इस तरीके से लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एमपीज के थ्रू, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। अब हर एक एमपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है ना। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखो हमने बताया था ना कि भाई जो बची हुई जो पार्टीज हैं जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, उनका काम क्या रह गया, क्या वो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, नहीं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही हैं। अगेन अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो जो अपोजिशन है वो क्या काम करता है, वो गवर्नमेंट को सही राह पे रखने का काम करता है, उसको उसकी कमियां गिनवाता है, उसको गाइड करने की कोशिश करता है कि भाई आप जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो किस तरीके से इन्फॉर्म होगी कि भाई कहाँ पे लोगों की ओपिनियन क्या है, कहाँ पे काम करना है, वो एमपीज के थ्रू ही होगी। और उनमें से कुछ एमपीज क्या है, पोजीशन वाले भी हैं। और देखो जो गवर्नमेंट में एमपीज हैं, वो वाले एमपीज जो उस पार्टी के हैं जिसने गवर्नमेंट बना रखी है, वो वाले जो एमपीज हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, वो बहुत मुश्किल से ऐसा होगा, है ना। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन रहेगी जहां पे एमपीज अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे, अगेन फिर से कमियां तो कहीं निकल के ही नहीं आएंगी। तो इसलिए जो अपोजिशन है वो क्या कर रहा है, वो इन एमपीज को जो कि गवर्नमेंट में है वो उनको उनकी कमियां गिनवा रहे हैं, उनपे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि भाई तुमने ये काम किया, कैसे किया, तुम कह रहे थे तुम ये
जो काम है वो करवा दोगे, तुम इतने रोड बनवा दोगे, तुम इतने डैम्स बनवा दोगे। जब इलेक्शन हुआ था तब तुमने ये सारे प्रोमिसेस किए थे, भाई उन प्रोमिसेस का क्या हुआ, तुम वो सच में पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस तरीके से जो है अपोजिशन काम करता है गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, उसको ट्रैक पे रखने के लिए। They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें कमियां निकलवाने की काम करते हैं, मतलब कमियां गिनवाते हैं। डेफिनेटली वो अपोजिशन में है तो वो गवर्नमेंट के सहमति तो क्यों ही दिखाएंगे, है ना, क्योंकि वो है अपोजिशन में तो वो गवर्नमेंट का अपोजिशन ही करेंगे। गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी चीज ले आएगी वो कमियां उसमें निकालेंगे, और अच्छा है कमियां पता नहीं चलेंगी तो भाई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, राइट। तो अपोजिशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम्स उनमें कमियां निकालने की कोशिश करता है। ड्रॉबैक मतलब एक तरीके से कमियां, राइट। और वो क्या करता है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिसीज, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए लोगों का मत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जब वो पार्लियामेंट में मुद्दों को डिस्कस करेंगे तो अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे कि भाई हम ऐसी ऐसी पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आम जनता है वो हो सकता है कि अपोजिशन के सपोर्ट में जाने लगे। इस तरीके से जो अपोजिशन है वो अपने लिए सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs। जब कोई MP जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है। अगेन उसको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स के बारे में पता चलता है कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो और कर सकते हैं अपने काम को सुधारने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए। और कैप्ट ऑन इट्स टोज का मतलब है हमेशा उसको रेडी रखना किसी भी चैलेंज के लिए। तो गवर्नमेंट जो है हमेशा चैलेंज जिसको फेस करने के लिए रेडी रहती है। जब एमपीज उनसे सवाल पूछते हैं तो वो अलर्ट रहती है कि भाई मुझे कैसे जवाब देना है, मुझे किन किन मुद्दों पे भी और काम करने की जरूरत है। वो एक तरीके से उसके मन में ये डर भी रहता है कि भाई एमपीज मुझे इस मुद्दे पे सवाल ना पूछ लें, अगर हम काम नहीं करेंगे तो भाई पार्लियामेंट में लोग हम पे सवाल उठाएंगे। तो इस तरीके से वो हमेशा अलर्ट रहती है गवर्नमेंट इन क्वेश्चंस के थ्रू। In addition, in all matters dealing with finances, Parliament's approval is crucial for the government। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा है, गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी मैटर्स फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, एक तरीके से जो भी मुद्दे ऐसे हैं जो कि पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उन सभी मुद्दों में गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो पार्लियामेंट का अप्रूवल ले। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेगी, उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। This is one of the several ways in which Parliament controls, guides and informs the government। और ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को गाइड करती है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, उसको इन्फॉर्म करती है, उसकी कमियों के बारे में बताती है, राइट। तो क्वेश्चंस पूछना हो गया, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना हो गया, इन सभी चीजों के थ्रू पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है। The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of the Indian democracy। अभी बातें एक तरीके से रिपीट ही हो रही हैं इसमें कि MPs क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, भाई वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब कि वो लोगों को जिस जगह से वो चुन के आए हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मतों को आगे रखने का काम किसका है, MP का है। और इस तरीके से एमपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, उसको गाइड करने का। कंट्रोल मतलब एक तरीके से खींच के रखना कि भाई कहीं गवर्नमेंट अपनी पावर से कहीं ज्यादा आगे ना निकल जाए, जो जो उसकी पावर्स उसको दी हुई हैं सिर्फ उनको ही इस्तेमाल करे, कुछ एक्स्ट्रा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करने लगे, उस तरीके से उसको कंट्रोल करती हैं। अगेन उसको गाइड करते हैं कि भाई आप यहाँ ऐसे काम करो, वैसे काम करो, उसको इन्फॉर्म करती हैं। तो ये सभी चीजों को करने में एमपीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। भाई देखो पार्लियामेंट किसकी बनी है, सिर्फ चेयर टेबल्स इन सब चीजों की तो पार्लियामेंट नहीं बनी ना। पार्लियामेंट का मतलब ही लोग हैं जो उसमें बैठ रहे हैं, और वो लोग कौन है, एमपीज हैं। तो पूरी जो पार्लियामेंट है वो खुद एमपीज से ही बनी हुई है। तो डेफिनेटली एमपीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, और जो एमपीज हैं वो पूरे इंडियन डेमोक्रेसी में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पार्लियामेंट। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई किस तरीके से पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं वो गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट को आइडिया रहता है कि भाई वो कहाँ गलत काम कर रही है, कहाँ पे वो सही काम कर रही है। इस तरीके से उसको अपनी कमियों के बारे में भी पता लगता रहता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं। सो लोकसभा की जो प्रोसेस है वो चल रहा है इसमें। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन, देखो पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, किस डेट को पूछा गया है।
नाउ कन्वर्ज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन के लिए स्कीम्स है उनको कन्वर्ज करने की बात करी जा रही है। मनोज राजौरिया, और वो पूछ रहे हैं, ये जो मनोज राजौरिया हैं ये एक एमपी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, will the Minister of Women and Child Development be pleased to state whether the government proposes to converge various schemes and policies for children in the country? If so, the details thereof, and if not, the reason therefore. तो जो मनोज राजौरिया हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, उनके मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या जो गवर्नमेंट है वो जो भी स्कीम्स पॉलिसीज विमेन एंड चाइल्ड के लिए बनी हुई हैं वो उनको कन्वर्ज करने का सोच भी रही है या नहीं, अगर हाँ तो फिर भाई कैसे सोच रही है, क्या क्या काम करेगी, उसको जो पॉलिसीज हैं चिल्ड्रन के लिए उनको कन्वर्ज करने के लिए क्या क्या काम करेगी, और अगर ऐसा नहीं सोच रही तो भाई अभी तक क्यों नहीं सोच रही, क्यों जो है इस काम को करने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर क्या देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो 2017 जब ये सवाल पूछा जा रहा था उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे इस मिनिस्ट्री के वो थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अभी जो है करंटली इसके मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, जो हैं वो इसकी मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री की। तो A to C, the ministry has developed the national plan of action for children 2016, which largely draws upon the existing programs and schemes for various ministries and departments. तो बोलते हैं कि जो मिनिस्ट्री है उसने काफी सारे जो प्लान्स वगैरह हैं वो बनाए हुए हैं, और उसने क्या किया, उसने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 ये जो है वो डेवलप किया है, एक प्लान जिसका नाम है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016, ये पूरे प्लान का नाम है, वो डेवलप किया है जो कि उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड स्कीम्स पे बेस्ड है जो कि ऑलरेडी निकाले हुए हैं, जो कि एग्जिस्टेड हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर उन्हीं के बेसिस पे ये जो प्लान है वो निकाला गया है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट यूटीज गवर्नमेंट्स एंड encourages collective action from all stakeholders to address multi-dimensional vulnerabilities experienced by children। अब होता क्या है कि भाई देखो गवर्नमेंट वगैरह जो है वो बहुत सारी स्कीमें निकाल देती हैं। अब इतनी सारी स्कीमें होती हैं, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी स्कीम है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्कीम मान लो ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में निकाल रखी है, एक जो स्कीम है वो बच्चों के लिए ही है पर स्कूल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने निकाल रखी है, दूसरी कोई स्कीम है जो कि वो भी बच्चों से रिलेटेड है बट वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने निकाल रखी है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं, तो जिनको कोऑर्डिनेट करने में ना बड़ी दिक्कत होती होगी। तो उसके लिए कि क्या कहा जा रहा है कि भाई इन सभी स्कीमों को एक तरीके से एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आओ, उनको एक तरीके से कन्वर्ज कर दो, मीट कर दो, मिला दो, ताकि जो अल्टीमेट पर्पस है इन सभी स्कीम्स का कि बच्चों की डेवलपमेंट हो पाए, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो वही चीज का सवाल था, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने इस चीज पे काम किया है। द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 categorizes children's right under 4 key priorities। तो जो नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 है वो बच्चों के अधिकार को 4 कैटेगरीज में बांटता है। पहला है सर्वाइवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि भाई बच्चों का जो जीना है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, पैदा होने के 1-2 महीने के अंदर ही मर जाते हैं, तो उनका सर्वाइवल, उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिंदा रहेंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए। दूसरा है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कि भाई बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो भी कमाएंगे खाएंगे, बट वो कमाना खाना कैसे करेंगे जब तक कि उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक कि उन्हें डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तब तक वो बच्चे इस लायक कैसे बनेंगे कि वो अपना खाना पीना जो है पेट भरना कर सके, अपनी अच्छी लाइफ जो है वो जी सके। प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, तीसरा प्रोटेक्शन, कि भाई बच्चों के साथ हमें पता है बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनके साथ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो उनके खिलाफ बच्चों को प्रोटेक्ट करना। और पार्टिसिपेशन, कि बच्चों का अलग अलग एक्टिविटीज में और इकोनॉमी में एक तरीके से पार्टिसिपेशन जो है वो हो। तो इन सभी चीजों को प्रायोरिटी एरियाज बताया गया है बच्चों के राइट के लिए। इट आइडेंटिफाइज की प्रोग्राम, स्कीम्स एंड पॉलिसीज एज वेल एज स्टेक होल्डर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। तो इन्होंने जो ये प्लान बनाया है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016, ये क्या करता है, ये की प्रोग्राम्स, जो बच्चों के लिए प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं, स्कीम्स पॉलिसीज जो निकाली हुई हैं, उनको बड़ी ही इंपॉर्टेंस देता है, उनको समझता है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो प्लान कर रहा है। तो इस तरीके से एक एमपी ने, जो कि मनोज राजौरिया थे, उन्होंने सवाल पूछा और जिस मिनिस्ट्री से सवाल पूछा उनके मिनिस्टर ने
फिर जवाब भी दिया। तो इस तरीके से कुछ जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है लोकसभा में क्वेश्चन आवर में, कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं और जिनसे जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं फिर वो जवाब देते हैं, राइट। अब इसी में अपना जो तीसरा फंक्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लॉ मेकिंग। अब ये वाला जो एक तरीके से सेक्शन है लॉ मेकिंग का, वो फर्स्ट जो इसका फर्स्ट सेक्शन था उसमें भी हमने फर्स्ट फंक्शन था उसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट में लॉ बनता है। पूरे गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है लॉ बनाने की, ना ही लोकसभा के पास सिर्फ पावर है लॉ बनाने की, बल्कि पूरी जो पार्लियामेंट है वो ही मिलके लॉ बना पाती है, राइट। सो लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कानून को बनाना। तो हमने पढ़ा था कि पहले क्या होगा, मान लो लोकसभा में कोई मुद्दा उठा, उस पर लॉ बनना है, तो लोकसभा से पास होके वो जो बिल है वो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा के जो लोग हैं वो बोलेंगे अगर उस बिल में कुछ चेंजेस करने हैं या वो गलत ही है पूरा, तो हो सकता है एकदम ही कैंसिल कर दे कि नहीं भाई ये बिल एक्ट नहीं बन सकता, इसको हम पास नहीं करेंगे, राइट। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर मान लो भाई राज्यसभा को भी अच्छा लगा तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आगे बढ़ा देते हैं, ये ठीक है, इसको हम भी पास कर देते हैं। तो उस बिल को राज्यसभा से पास करके आगे किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट जी भी जो है वो खुश हो जाएंगे उस बिल से कि ठीक है ये जो बिल है वो बिल्कुल सही है, लोगों के भले के लिए आ रहा है, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे और वो बिल जो है फिर एक्ट बन जाएगा और इस तरीके से पास हो जाएगा। तो मतलब कि पार्लियामेंट की तीनों जो बॉडीज हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, वो तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में लॉ मेकिंग के ऊपर और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट हाँ, अगर आपको, वैसे तो मैंने यही जो है फर्स्ट फंक्शन में भी डिस्कस किया था, और डिटेल में समझना है तो आप जो फर्स्ट फंक्शन वाली जो वीडियो है नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने वाली, उसको और एक बार देख सकते हो ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। बस आपके लिए वैसे अभी इंपॉर्टेंट इतना ही है कि हाँ भाई पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, राइट। और लॉ बनाना क्यों जरूरी है भाई, लोगों को आप कंट्रोल करोगे, लोगों को एक तरीके से सही राह पे रखने के लिए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, ये सब देखने के लिए आपको लॉ बनाने जरूरी है, कानून बनाने जरूरी है। तो कंट्री को चलाने के लिए लॉ बनाना जरूरी है, और वो काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, राइट। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई पार्लियामेंट में लोग कैसे आते हैं, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, और किस तरीके से पार्लियामेंट में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है पार्लियामेंट के, ये सब हमने देख लिया। अब इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि भाई पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, हाँ हमें ये तो पता ही है कि उन्हें हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बट वो किस बैकग्राउंड से हैं, क्या उनके एक तरीके से फीचर्स हैं, किस तरीके के वो लोग हैं, किस किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से वो निकल के आ रहे हैं, तो ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो अगर हम जब से हम आजाद हुए हैं या पहले इलेक्शन से बात करें, पहले इलेक्शन से लेकर अभी तक जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है या अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं, जो लोग एमपीज बनते हैं, वो बढ़ा है। मतलब कि पहले बहुत पर्टिकुलर कुछ जो सोसाइटी के सेक्शन है उनसे ही आ रहे थे, बट अब अलग अलग सोसाइटी से अब ज्यादा बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं वो एमपीज बन रहे हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो अब जो रूरल मेंबर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो गांव वाले इलाके से निकल के आ रहे हैं, वो भी हमें काफी मात्रा में पार्लियामेंट में देखने मिल रहे हैं। तो पहले गांव वाले इलाके से इतने लोग निकल के नहीं आते थे, बट धीरे धीरे करके उनके नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जो रूरल एरियाज हैं, देहाती जो इलाके हैं, विलेजेस हैं, वहां से भी लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। और जो रीजनल पार्टीज होती हैं, अब जो हम बड़ी बड़ी पार्टीज के नाम सुनते हैं जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब तो है बड़ी बड़ी पार्टीज, तो इनके तो मेंबर्स होते ही होते हैं पार्लियामेंट में। बट जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रही होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं, उन पार्टीज से भी लोग जो है वो निकल निकल के आ रहे हैं पार्लियामेंट में। Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament। तो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो ग्रुप पहले अनरिप्रेजेंटेड रह जाते थे, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे तबके सोसाइटी के जहां से लोग एमपीज नहीं बन पाते थे, बट अब ऐसे बैकग्राउंड से लोग निकल के आ रहे हैं। जैसे कि एससीज की बात कर ले, एसटीज जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनसे भी निकल निकल के लोग जो है वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं।
देयर हैज आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो वही मैंने अभी बोला कि अब धीरे धीरे करके जो दलित्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, उनसे भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, दलित हो गए, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो गए, अब वो बढ़ चढ़ के जो है इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं और पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें ये दिख रहा है कि भाई फर्स्ट से लेके जो 17th इलेक्शन है लोकसभा के, उसमें से किस तरीके से जो वोटर्स का काउंट है वो बढ़ा है, कि जितने भी, जैसे मान लो 100 लोग जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली वोट दिया है, राइट। तो 100 तो परसेंटेज है, तो ये इसमें परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि जो फर्स्ट हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 वाला, उसमें 61.16% ऑफ पीपल है, मतलब जितनी जनता एलिजिबल थी वोट देने के लिए, उसमें से 61.16% जो लोग हैं उन्होंने एक्चुअली वोट दिया है। वहीं फिर हम फोर्थ में देखें तो ये 61.33 हुआ, फिर बीच में कम हो गया, फिफ्थ वाले में जो है इसकी संख्या कम हो गई, परसेंटेज कम हुई, फिर सिक्स्थ में फिर से बढ़ी है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो परसेंटेज है वो चली आ रही है। और जो 17th इलेक्शन हमने देखने मिले 2019 वाले, उसमें 67.11% ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया है वोट में। हालांकि ये वैसे तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि भाई कम से कम 80% लोग, 90% लोग जो हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, तब तो लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअली में लोग जो हैं वो अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट देने में। बट हाँ, स्टिल हमें ये देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे करके जो परसेंटेज है वो बढ़ जरूर रही है। It has also been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. अब देखो कोई भी चीज जो है वो एकदम परफेक्ट तो नहीं होती है, तो यही चीज जो है हमें डेमोक्रेसी में भी देखने मिली कि भाई जो हमारी सोसाइटी है उसका एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो है इसमें नहीं हो पा रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा। परफेक्ट रिफ्लेक्शन कब होगा, कि जब सोसाइटी के हर एक तबके से समान रूप से रिप्रेजेंटेशन निकल के आए। बट अभी हमें क्या देखने मिल रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं, वही दूसरे बैकग्राउंड के लोग जो हैं इतने ज्यादा जो है पार्लियामेंट में नहीं आ पा रहे। तो एक परफेक्ट जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं है। There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. अब देखो हमें पता है कि सभी जो सोसाइटी के तबके हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। हमने बहुत सारी चीजें जो हैं अलग अलग हैं, बहुत सारे कारणों से हम सेपरेटेड हैं। एग्जाम्पल ये लिए, जैसे जो हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं वो हमसे काफी अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, राइट। तो उनका जीने का तरीका अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है, और बहुत बार हमें ये देखने मिलता है कि भाई उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उतना नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो कि काफी लंबे समय से मार्जिनलाइज्ड होते आ रहे हैं, एक तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है कि वो अपने आप को प्रॉपरली एक बेटर पोजीशन में ला सकें। उनको हम इतने मौके नहीं दे रहे हैं कि वो एक बेटर तरीके से लाइफ को लीड कर सकें या अपने जो लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। तो उनको हम डेवलपमेंट का मौका नहीं दे रहे हैं, और ऐसा हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं, काफी लंबे टाइम से होता आ रहा है। तो इस तरीके के ग्रुप्स को हमारे लिए जरूरी है कि उनको हम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दें। मतलब कि जिन लोगों को अभी तक हम मार्जिनलाइज्ड जो है कर रहे थे, एक तरीके से ऐसे लोग जिनके साथ बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट, तो जिनको हमने सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। तभी उनके जो डेवलपमेंट है उसे हम इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम पूरे देश की डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम किसी को अलग छोड़ के पूरे देश को डेवलप नहीं कर सकते। हमें सोसाइटी के हर तबके की डेवलपमेंट जो है करनी होगी, तभी पूरा देश जो है ओवरऑल डेवलप होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि सोसाइटी का हर एक जो तबका है उसको समान रूप से, या एटलीस्ट जितना उसका परसेंटेज है पॉपुलेशन में, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन दे पाएं, उनको इंश्योर कर सकें कि भाई उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज के लिए हमने क्या किया हुआ है कि पार्लियामेंट में कुछ सीटों को रिजर्व किया हुआ है। सीटों को रिजर्व करने का मतलब क्या है कि आपने कुछ सीटों के लिए कह दिया कि भाई इन सीटों से, इन जगहों से, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है इसी पर्टिकुलर ग्रुप से जो लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे। तो कुछ इस तरीके से कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं कि भाई इतने सीटों पे तो हमें इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोगों को लाना होगा, राइट। जैसे कि हमने कह दिया भाई 4 सीटें, 5 सीटें जो भी हैं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए,
कितनी सीटों पे हमें किसी एसटी जो पर्सन है, जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स हैं, उनको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, कम से कम इतनी सीटों पे तो हमें को चाहिए ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। This has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों जो सीटें हैं वो उनको इस तरीके से रिजर्व किया गया है? पहला तो यही कि भाई हमें ये इंश्योर करना है कि भाई जो सोसाइटी का हर एक तबका है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। एंड सेकेंडली हमें ये पता है कि भाई जब जो पर्सन जिस ग्रुप से निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली उस ग्रुप के बारे में अच्छे से समझता होगा। हम कह रहे हैं कि भाई किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के पर्सन को हमने सीट रिजर्व करके दी हुई है कि भाई इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब के पर्सन को ही इलेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे जो भी खड़ा होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला ही पर्सन होगा, राइट? कोई और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके के रिजर्वेशन से हमें पता है क्या होगा कि वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला पर्सन है उसे पता है कि ट्राइबल सोसाइटी कैसी है, ट्राइबल लोग कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके के उनके ट्रेडिशन है, कल्चर है, उन सभी चीजों से वो पर्सन रिलेट कर पाएगा। अगर आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों की है, जहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, वहां पे किसी नॉर्मल पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन को जिसको ट्राइबल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है उसको इलेक्ट करके रख कर दो, वहां का एमपी किसी ऐसे पर्सन को बता दो जिसको कोई आइडिया नहीं है ट्राइबल्स के बारे में, क्या वो ट्राइबल से रिलेट कर पाएगा? क्या वो उनको समझ पाएगा? उनके लिए काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को इलेक्ट करा जाए जो कि उनसे रिलेट कर पाए, ताकि वो उनको समझ पाए, ताकि उनकी दिक्कतों को समझ के वो और बेटर पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर पाए। तो इसीलिए पहला तो ये कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ये कि भाई उनकी दिक्कतों को, उनके कल्चर से, उनके ट्रेडिशन से सबसे वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होगा, तो वो डेवलपमेंट में, उनके डेवलपमेंट में ज्यादा अच्छे से योगदान दे पाएगा। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation for seats for women। अब हमने ये देखा कि किस तरीके से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने SCs एंड STs के लिए सीटें रिजर्व करके रखी हैं। इसी तरीके से हमें ये भी देखने मिला है कि भाई हमारे जो कंट्री का पार्लियामेंट है वहां पे विमेन्स की भी रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है, राइट? कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें विमेन जो एमपीज हैं वो नहीं देखने मिल रही। तो इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि भाई विमेन्स के लिए भी कुछ इसी तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। इस इशू के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है, बहस होती रहती है, बट कोई भी फाइनल जो है डिसीजन नहीं आया है। 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. So, आज से 60 years, 70 years पहले की बात करें तो जो women MPs थी पार्लियामेंट में वो सिर्फ और सिर्फ 4% थी। ठीक है, मान लो कि 100 लोग जो हैं वो MP हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 ऐसे MPs थे जो कि औरतें हैं, राइट? तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से हमें परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम देखने मिल रहा था, और आज भी अगर हम 60-70 साल बाद की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मुश्किल से 11% या उससे ज्यादा हुआ है। तो मतलब कि कोई खास इंप्रूवमेंट हमें पार्टिसिपेशन में नहीं देखने मिली है विमेन्स के, राइट? सो दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर विमेन। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई देश में जो जनता है, पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है वो औरतों की भी है। तो जब हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट में हम क्या करें, पार्लियामेंट में लोग हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? बट साथ ही साथ हमें ये भी देखने मिल रहा है कि पार्लियामेंट में मेल जो एमपीज हैं वो ज्यादा हैं और फीमेल एमपीज जो हैं वो बहुत ही कम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या सही रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, क्योंकि भाई देश में जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग आधी जो जनता है वो फीमेल है। इसके हिसाब से पार्लियामेंट में भी लगभग जो हाफ एमपीज होने चाहिए थे वो फीमेल एमपीज होनी चाहिए थी, बट हमें ऐसा नहीं देखने मिल रहा है, right? So it is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। इस तरीके के जब हम इश्यूज देखते हैं कि देखा हमने कि किस तरीके से जो औरतें हैं उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, तो इस तरीके के इश्यूज हमें मजबूर करते हैं बहुत सारे सवाल उठाने पे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, कि भाई क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है क्या वो सच में रिप्रेजेंट करता है पूरी सोसाइटीज को? जो भी लोग हैं हमारे देश में रह रहे हैं, क्या उन सभी को समान रूप से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें उठाने पड़ते हैं, और ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनका कि अभी हम सही से आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं। बट
The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. बट बात यह है कि भाई एटलीस्ट हम सवाल उठा पा रहे हैं, हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सच में रिप्रेजेंटेटिव पूरे तरीके से है। अब कम से कम ये सवाल उठा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि अगर हम सवाल ही नहीं उठाएंगे तो इस प्रॉब्लम की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। हम सवाल उठा रहे हैं तो लोग इस मुद्दे की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, इसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो लोग हैं, देश के लोग, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर कितना भरोसा है, राइट। कि अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो धीरे धीरे करके जो हमारे एमपीज है वो इस चीज पे ध्यान देंगे, गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देगी, और हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में क्या पता रिप्रेजेंटेशन, जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें सीट्स रिजर्व भी दिख जाए, कि विमेन्स के लिए वो लोग सीट रिजर्व कर दें ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो इस तरीके के हमें स्टेप्स जो है वो फ्यूचर में दिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, देश में कुछ जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, हम और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब कहीं पे ऐसा होता है जहां राजा महाराजा की सरकार है, क्या आप वहां पे सवाल उठा पाते कि भाई राजा जी आपके मंत्रियों में एक भी औरत नहीं है, ऐसा क्यों? आप नहीं उठा पाते। राजा जी आपकी गर्दन सर से अलग करवा देते ऐसे सवालों के ऊपर, राइट। तो एटलीस्ट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम ये जो सवाल है वो उठा पा रहे हैं और हाँ, इनकी तरफ काम हो रहा है, राइट। So with this we have come to the end of our chapter number 3 of class 8 civics. I hope अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्लियामेंट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में वो सभी लोग आके बैठते हैं जो कि पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से 3 मेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। पहला नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, उसको कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म करना, और तीसरा लॉ मेकिंग। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। और फिर हमने देखा कि भाई कुछ कमियां भी हैं, हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में हर एक जो तबका है सोसाइटी का उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, और उम्मीद है कि चीजें जो हैं वो सुधरेंगी, राइट। सो विद दिस I would like to stop here, and if you like this video then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.